क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जल्दी जल्दी से भाई बता दो चैट बॉक्स में। आ रही है आवाज पक्का वाली? ओके, ऑलराइट, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? काफी दिनों के बाद हुई हमारी मुलाकात। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से बता दो भाई चैट बॉक्स में। मजे में एकदम? स्क्रीन ऊपर थोड़ा सा और जूम यार। हाँ, मजे में आवाज आ रही है? हाय 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 श्रेया, हाय तपस्वी, हाय डॉली, हाय गरिमा, हाय लीला, सोबिया, जूबिया, अमक, तनुष्का। कैसे हो आप सभी लोग? मजे में? बैकलॉग हो गया सबकी खत्म? हाँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बैकलॉग में तो नहीं बोलोगे अब आके क्लास में? ठीक है, तो हम भाई 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5वां चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है। आई होप सो वो चारों चैप्टर्स आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड ये बहुत प्यारा सेशन हुआ था इससे पहले जो हुआ था हमारा, है ना, बैकलॉग वाला। मजा ही आ गई यार उसमें, तो मतलब एकदम मजा आ गई बिल्कुल पूरी तरीके से। उसका मजा का रीजन ये भी था कि यार आपका आधा रिवीजन हो गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आधा रिवीजन करते चलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितने आसानी से कोर्स हो जाएगा, है ना। चलो, ऑल राइट, क्या बात है। वेलकम टू द सेशन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर 4, लेकिन हम रिडॉक्स भी कर चुके हैं तो हमारे काउंटिंग के हिसाब से ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। तो यस, इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 1। देखो, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत तो तुम पढ़ के आए हो, बट वही वाली बात है, बचपन की प्यार की तरह जो तुम बचपन की पढ़ाई भूल चुके हो ना, वो बहुत दिक्कत दे रहा है। चलो कोई नहीं, खैर स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो बॉन्ड से हम क्या समझते हैं? देखो, हर एक का किसी न किसी से बॉन्ड जरूर होता है ना। जैसे कि दोस्त वाला बॉन्ड, है ना, दोस्त वाला बॉन्ड, है ना। जैसे कि मम्मी का बॉन्ड, है ना, मम्मी के साथ जो बॉन्ड है वो तो एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग होती है ना, तो मम्मी वाला बॉन्ड भाई। फिर पापा वाला भी एक बॉन्ड होता है, वो भी अलग होता है, वो थोड़ा डांट वाला भी होता है, डर वाला भी होता है, प्यार वाला भी होता है ना। पापा का अलग ही बॉन्ड होता है। फिर यार टीचर के साथ भी बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? अगर तुमने बोला नहीं होता तो तुमको घर आके पीटूंगी। एड्रेस भिजवा देना तुम अपना, नहीं के साथ साथ एड्रेस लिख के देना, ठीक है। तो मजाक करेंगी। तो बेसिकली एक टीचर वाला बॉन्ड भी होता है। जैसे तुम लोग मेरे सारे के सारे मतलबी बच्चे हो, प्यारे प्यारे से मतलबी बच्चे हो, है ना। अब मुझसे कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोलता रहे पूरी दुनिया में, बट मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। तो हमारा भी एक अपना बॉन्ड है ना। तो हमारा भी एक बॉन्ड बन चुका है बड़े कम टाइम में। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉन्ड बन चुका है ना। कह रहा नहीं है मैम दिल्ली। अच्छा, समझ गई तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा। गलत हो बेटा तुम, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, एक वो बॉन्ड भी होता है, वो वाला बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड? ये किसका बॉन्ड है जिंदगी में? कभी बना है बेटा ऐसा वाला तुम्हारा बॉन्ड? अगर बना है तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। 11th के एग्जाम भी देने हैं, 12th के भी एग्जाम देने हैं, दिक्कत हो जाती है ना। कहीं मार्क्स ऐसे ना आ जाए कि ये सारे बॉन्ड खराब हो जाए उस एक बॉन्ड के चक्कर में। ये वाला बॉन्ड कई बार ऐसा भी बॉन्ड होता है कि इस बॉन्ड की वजह से सारे बॉन्ड हमारे खराब हो जाते हैं। रियल लाइफ एक एग्जांपल वाला हो गया, है ना। कह रहा है हाँ एग्जैक्टली, यस। पानू के साथ मेरा बॉन्ड जो है, नहीं वो तो हाँ बोल सकते हो कि वो ऐसा वाला बॉन्ड है। प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बहुत ही ज्यादा शैतान हो गए यार तुम लोग। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ सारे बॉन्ड सेम है? क्या ये सारे बॉन्ड सेम है? क्या हम जितना अपनी मम्मी से प्यार करते हैं उतना ही अपने दोस्त से करते हैं, उतना ही पापा से करते हैं, उतना ही टीचर से, और सेम उतना ही उधर भी? तो ये सारे बॉन्ड्स अलग होते हैं, है ना, एग्जैक्टली। तो ये सारे जो बॉन्ड्स होते हैं ये सब डिफरेंट होते हैं, और इसी तरीके से हमारे एटम्स भी बॉन्डिंग बनाते हैं, एंड वो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है हमारा, किसी से बहुत वीक बॉन्ड भी हो सकता है हमारा, है ना। तो हमारा डिफरेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के साथ बहुत ही अलग बॉन्ड होता है ना, जो कि सबका होता है। इनमें से आपका फेवरेट बॉन्ड कौन सा है? सच सच बता दो, सबसे ज्यादा जो आपको बॉन्ड पसंद है वो कौन सा है? वैसे मुझे आंसर पता है, वो एक आंसर सबका होता है, क्योंकि, है ना। आपका सबसे फेवरेट बॉन्ड कौन सा है इनमें से, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है? मतलब उस बॉन्ड को कभी कोई नहीं तोड़ सकता, ये तो गारंटी है, ठीक है, ओके। बेबी वाला बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है भाई? यहाँ कौन सा बेबी वाला बॉन्ड बना हुआ है? कौन सा बॉन्ड है बेटा? कहाँ पढ़ रहे हो आप?
मम्मी वाला ना पता था मुझे। तो यार ये तो एक मतलब यूनिवर्सल सेम आंसर हो जाएगा, है ना, मम्मी वाला। चलो ठीक है, मम्मी क्या कर रहे हो, रो मत तुम लोग, ठीक है, समझ गई हूँ मैं, यही बॉन्ड है। तो यार ये बॉन्ड तो एक यूनिवर्सल बॉन्ड है जो सबको सबसे ज्यादा प्यार होता है, सबसे ज्यादा पसंद होता है, वो होती है हमारी मम्मी लोग इज लाइक दुनिया हम लोगों की, है ना। तो यार वो बॉन्ड बहुत प्यारा होता है, एग्जैक्टली मम्मी वाला बॉन्ड। पापा वाला बॉन्ड थोड़ा सेकेंडरी आ जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, वैसे होना ये प्राइमरी चाहिए, मतलब ऐसे दोनों ही प्राइमरी वाली पोजीशन में, हाँ ये बॉन्ड सेम हो सकते हैं, कह सकते हैं हम, चलो खैर, ऑलराइट। सो ये हमारे सारे के सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब इस चैप्टर में भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, अलग अलग एटम के साथ मिलके अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, और उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। शुरू किया जाए, बताओ शुरू किया जाए जल्दी से इन द चैट बॉक्स। क्या हम सेशन को शुरू कर दें, मतलब शुरू तो हो चुका था, मतलब आगे चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें। ऑल राइट, वेरी गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। तो स्टार्ट हो चुका था चैप्टर। चलो तो आप जानते हैं हम बॉन्ड के बारे में। अब देखो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है कि ये जो दो एटम्स हैं, दो से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, ये आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। जैसे हम अभी जो बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, वो क्यों होता है, कुछ एफर्ट्स की वजह से, है ना भाई, दोनों साइड से कुछ एफर्ट होता है। अब मम्मी आपको बोले कि भाई मम्मी ने क्या किया, जब आप पैदा हुए तो उठा के कूड़े में डाल दिया, नहीं ये थोड़ा रियलिटी हो गई है, तो नहीं ऐसा नहीं करना है ना। तो एफर्ट्स की वजह से बॉन्ड होता है। अब आपका दोस्त ऐसा तो है नहीं कि भाई दोस्त चल रहा है एकदम से उसने देखा कि भाई तुम भी उसके बगल में, उसने बोला अरे भाड़ में जाए, इसको कुएं में धक्का दे दो, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, है ना ये भी रियलिटी में नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स तभी होता है जब कोई एफर्ट लग रहा होता है। हम किसी अनजान को अपने अनजान से अपना कोई बॉन्ड नहीं बनाते, हम किसी अनजान से नहीं बोलते कि यार वो ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई वो अनजान ही रहेगा, है ना, अनलेस एंड अनटिल हमारी बात उससे ना शुरू हो जाए। तो एफर्ट से कोई भी बॉन्ड बनता है। सिमिलरली एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, अगर एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो वो भी कुछ एफर्ट की वजह से बन रहा होता है ना। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन साथ में मिलकर बांट के रख रहा होता है। सो ये बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। जो एफर्ट्स है यहाँ पे वो क्या है, वो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसे आप अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हो, जो कि इन दो एटम्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन एटम्स को आपस में जोड़ के रखा होगा। समझ में आया कि नहीं। एक अट्रैक्टिव, व्हाट इज अ केमिकल, क्योंकि देखो हम बॉन्ड नहीं पढ़ रहे बेटा, बॉन्ड तो बहुत सारे होते हैं, हमें केमिकल बॉन्ड पढ़ना है ना। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दो या दो से ज्यादा एटम्स, 3 एटम 4 एटम हो सकते हैं, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनके बीच में कि ये एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं। समझ रहे हो भाई, मम्मी कंटिन्यूअसली कोई एफर्ट करती रहती है आपके लिए, हर मिनट हर सेकंड आपकी मम्मी कोई ना कोई आपके लिए काम कर रही होती है, होता है कि नहीं। सिमिलरली हम भी किसी ना किसी के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, हो सकता है हम पढ़ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, या कुछ भी म्यूचुअल होती हैं हर चीजें, है ना। तो वहां पे कुछ एफर्ट की जरूरत होती है। एफर्ट्स लगना बंद हो जाएंगे तो उस दिन वो जो भी बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो तुम, तो एफर्ट्स लगाना मत छोड़ा करो किसी भी बॉन्ड में, ठीक है। सो यहीं पे अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड भी एक ऐसा बॉन्ड है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो रियलिटी में बॉन्ड कुछ होता ही नहीं है केमिकल्स के बीच में। अब आप सोचो 2 एटम बैठे थे मैम ऐसे हाथ पकड़ के, हमने देख लिया था जाके, अरे ये थोड़ी हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो है क्या, वो कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच की, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में लग रहा है, ताकि क्यों लग रहा है, आप क्यों एफर्ट्स लगा रहे हो, ताकि वो रिलेशनशिप बना रहे, ताकि वो बॉन्ड बना रहे। सिमिलरली यहाँ पे वो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ताकि वो जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स की मैम बात करनी है, वो एक साथ एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह रह पाए। सो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन सुनो, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ताकि वो स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह रह पाए, उसे ही हम बोलते हैं कि वो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि एटम्स के बीच में आयंस या कुछ भी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी सब्स्टिट्यूट किसी के भी बीच में लग रही होंगी ये चीजें इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, उसे आप बोलते हो केमिकल बॉन्ड, है ना। डिफरेंट एटम्स आपस से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगेन आई वांट टू से, ये कोई हाथ पकड़ के गले लग के नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो एटम्स आपस में जितना क्लोज आ पाते हैं वो आ जाते हैं, और उस टाइम पे आप बोलते हो कि इनका एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो बॉन्ड का मतलब हम समझ गए। अब ना यार, बॉन्ड जब आप पढ़ते हो, क्योंकि आपने 10th में भी ये चीज पढ़ी है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, भाई ये कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हैं क्यों है, पहले तो यही क्वेश्चन है, क्यों कंबाइन कर रहे होंगे, क्यों बॉन्ड बन रहा होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन,
वाई डू ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने जैसा बोला, हम किसी अनजान से बॉन्ड नहीं बना रहे, हम किसी राह चलते इंसान से चलते चलते हाय भाई मेरा दोस्त बन जा, बन गए दोस्त, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम कहते हैं ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। हर कॉम्बिनेशन आप सोचो, अब आप सोचो मैंने ना हाइड्रोजन को उठा दिया, फिर मैंने ना आर्गन गैस को उठा दिया, बॉन्ड, अब ऐसे बॉन्ड नहीं बनता। कुछ ही बॉन्ड्स बन सकते हैं, कुछ ही चीजों के बीच में बॉन्ड बनते हैं। सो ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। बट क्वेश्चन है ये क्यों मैम। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई नॉट ऑल द टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन। हर टाइप के एटम क्यों नहीं कंबाइन करते। भाई क्लास में सारी, पूरे क्लास में 50 बच्चे बैठे पर 50 बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है आपके। रीजन क्या है? क्योंकि अलग अलग एटम का अलग अलग बिहेवियर है, वैसे ही अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर है ना, है ना। तो बस सेम कहानी यहाँ पे, ऑल टाइप ऑफ एटम्स आर नॉट कंबाइनिंग टुगेदर। व्हाई? द रीजन इज हर एक डिफरेंट एटम है, लेकिन खैर अभी रीजन तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो हमने बोला टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल बनाते होंगे एक साथ, तो क्वेश्चन है व्हाई मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप। भाई ये स्टेबल होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन मॉलिक्यूल का शेप कैसे डेफिनेट है। तो बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन आए थे, भले ही आपके दिमाग में ना आए हो पर ये साइंटिस्ट के दिमाग में आए थे, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे। हैप्पी बर्थडे मैम, किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे मना रहे हो तुम लोग? यार ऐसे मत बर्थडे मनाया करो, ऐसे सीधा एड्रेस बता दूं क्या, गिफ्ट भिजवा दो तो बताओ, फिर मैं ऐसे रोज बर्थडे मना सकती हूँ। ऐसे सूखा वाला रोज बर्थडे मत बोला करो तुम लोग, बात समझो मेरी बात, ठीक है। या तो मैं ऐसा करूं 9 फरवरी वाले दिन बोल दूं कि यार रोज ही मैं बर्थडे की डेट ही चेंज कर दूं, लेकिन वो तब अच्छा लगेगा जब आप गिफ्ट के साथ बर्थडे विश करो। इसीलिए आज के बाद हैप्पी बर्थडे बोल मत देना। इन शॉर्ट यहाँ पे आ जाओ वापस। अच्छा, तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे थे किसके दिमाग में? साइंटिस्ट के दिमाग में, कि अलग अलग चीजें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप बोल सकते हो नॉर्मल ये क्वेश्चंस आ रहे थे। इनका आंसर कोई एक नहीं हो सकता। इनके आंसर देने के लिए मल्टीपल थियरीज बनी, मल्टीपल, बहुत सारी थियरीज आई, अलग अलग थियरी ने इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी। और ऐसे करते करते हमारे पास कॉजल लुईस थ्योरी आ गई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आ गई, हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई। तो हमारे पास 4-5 थ्योरीज आ गई, जिसके वजह से हमें इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो हमें अलग अलग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इन सारे क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है कॉजल लुईस अप्रोच और साथ ही साथ ऑक्टेट रूल। ये दो चीजें आज हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। बेटा ये चैप्टर जो है ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, पहली चीज तो, है ना। आप मान के चलो मिनिमम मैं 7 to 8 क्लास, मिनिमम बोल रही हूँ 9 हो सकती है ना, मिनिमम 7 to 8 क्लास इस चैप्टर की लगेगी ही लगेगी, ठीक है। अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। मैम एड्रेस भेज दो, इतने अमीर अभी तुम हुए नहीं हो, समझे, अभी तुम इतने अमीर हुए नहीं हो, पहले तुम पढ़ लिख लो, थोड़ा कुछ बन जाओ, फिर ये हरकतें करना, समझ रहे हो। एकदम हक से एकदम मैम तुमसे गिफ्ट मांग लेंगे अगर तुम कुछ बन गए अच्छे से, समझ रहे हो। ऐसे होता नहीं है कि प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए, अभी नहीं, अभी बेटा पढ़ने पे ध्यान दे लो, पढ़ने पे ध्यान दे लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो। तो कॉजल लुईस अप्रोच, अब देखो कॉजल लुईस नाम से समझ में आ रहा है, दो साइंटिस्ट का नाम है ना, कॉजल एंड लुईस, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास बहुत सारी थियरीज आएंगी, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो पहली थियरी है कॉजल लुईस अप्रोच, बहुत ही बेसिक सी थियरी है, एज सच इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता होगा, या पहले समझ लो, पढ़ के रखो, 1-2 पॉइंट्स बस एक्स्ट्रा पढ़ोगे और वही आपकी कॉजल लुईस थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। कॉजल लुईस थ्योरी किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम। एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये थ्योरी उस पे बेस्ड है, ठीक है। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है कि कॉजल लुईस बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसके बेसिस पे हम बॉन्डिंग को समझा सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। वैलेंस क्यों? यहां पे आप बस ये याद रखना, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी एटम की रियलिटी में जो बॉन्ड बन रहा होगा, मतलब एटम का रियलिटी में जैसे बॉन्ड बन रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जो बॉन्ड होते थे ना वो बहुत ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड होते थे। जैसे कि हमने बोला कि बॉन्ड होते थे इन द सेंस, ऐसा कहते हो कि कोई भी एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहा है, बट ऐसा होता नहीं इन रियलिटी। इन रियलिटी ये पता चला कॉजल लुईस अप्रोच से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो बॉन्ड बनवा रहे होते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास आसपास 15 लोग हैं तो 15 के 15 का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ 3-4 ही लोग होंगे जिनका बॉन्ड बन जाएगा। कॉजल लुईस अप्रोच क्या बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, कॉजल लुईस अप्रोच में एक एरो बना के पॉइंट नोट करिए, बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही ये पूरी थ्योरी का दिमाग लगा हुआ था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, अभी मैं पहले यार बता देती हूँ फिर रीड कर लेंगे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग एक एटम का, पूरा एटम को अगर आप बॉन्डिंग में देख रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है। एक एटम है ही नहीं अगर बॉन्डिंग करवा रहे हो आप, तो
पूरा एटम है ही नहीं अगर आप बॉन्डिंग करा रहे हो। क्यों मैम? क्योंकि बॉन्डिंग कराते टाइम इतना जो पोर्शन होता है इनके अकॉर्डिंग, ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, इनके अकॉर्डिंग ये पोर्शन कभी भी बॉन्डिंग में होता ही नहीं है। ये जितना भी, अब ये वाले पोर्शन का क्या मतलब है मैम? मतलब मैम अगर मैं बाहर एक और शेल बना दूं तब भी यही वाला पोर्शन, फिर एक और शेल बना लूं तब भी यही वाला पोर्शन, नहीं नहीं नहीं, ये जो मैम ने पोर्शन, अरे यार रुक जाओ, अभी सही करती हूँ, अभी देखना कैसे इसको सही देखा, देख रहे हो आप लोग दिमाग? चलो कह दो मैम, अगर सही में सही होता तो फिर ये हरकत ही नहीं होती अभी। हाँ बात भी सही है। चलो यहाँ आ जाओ, वापस से आ जाओ। तो इनके अकॉर्डिंग कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी एटम का स्ट्रक्चर उठा लो, कोई भी दुनिया के एटम का स्ट्रक्चर उठा लो, उसके आउटर मोस्ट शेल को देख लो, उस शेल के अलावा पूरा एटम जो होगा, उसके अलावा उस शेल के अलावा पूरा एटम में जो भी चीज है वो समझ लो हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पूरी चीज का कोई काम ही नहीं होता, कोई रोल ही नहीं होता बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ ये वाला पोर्शन करेगा जिसको आप बोलते हो वैलेंस शेल। तो एक एटम में जो वैलेंस शेल है केवल वही पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में। मैम अब रीड कर दो ना थोड़ा सा। चलो भाई सुनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस शेल। हमें पता है जो आखिरी के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस शेल बोलते हैं, है ना? यस मैम। द पार्ट ऑफ एन एटम लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कर्नल। ये क्या मतलब है मैम? अगर आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देख लिया तो वो क्या है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। उसके अलावा जो अपने एटम का स्ट्रक्चर बन गया, बच गया, उसका नाम होता है कर्नल। कर्नल। व्हाट इज कर्नल? व्हाट इज कर्नल? अगर मैम एटम से आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हटा दो, वैलेंस शेल हटा दो, तो जितना भी रेस्ट हमारा स्ट्रक्चर बचता है दैट इज नोन एज अ कर्नल। ठीक है, कर्नल समझ में आया क्या होता है? कर्नल सबको समझ में आ गया। मैम एक एटम की आउटर मोस्ट शेल हटा दो, मतलब वैलेंस शेल, बस उसके अलावा पूरा एटम जो है वो एक कर्नल ही है। ठीक है, कर्नल बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है। कर्नल क्यों पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता होगा? कोई रीजन सोचो। देखो, जितने एक न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर तीनों चीजें, है ना? तीनों आपस में बराबर होते हैं, Z = P = E। वो पॉजिटिव कैसे बोलना है कर्नल को? आप दिमाग लगाओ, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हम बोल रहे हैं। आप सोचो वैलेंस शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई सोचो ना, वैलेंस शेल में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे, और आप बोल रहे हो कर्नल क्या है कि जो मैम वैलेंस शेल के अलावा हिस्सा बच रहा है तो उसमें ऑब्वियसली प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। भाई पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, अब आप बोल रहे हो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को तो हम हटा दे रहे हैं, उसकी थोड़ी बात कर रहे हैं कर्नल के टाइम पे। तो कर्नल के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जगह प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, मान लो इसमें टोटल 10 Z की वैल्यू है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, मान लो, लेट कर लेते हैं 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यस मैम। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब जनरल फिलिंग कर सकते हो, 2,8 से फिल हो जाएंगे, है ना? यस मैम। तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? यस मैम। और जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी कि 10 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन है। बट आप बोल रहे हो कि मैम 8 इलेक्ट्रॉन बाहर बैठे हैं, यानी कि कर्नल के पास केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो आउटर मोस्ट शेल में है ना, और आउटर मोस्ट शेल थोड़ी कर्नल में काउंट होती है। तो इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं कर्नल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, तो कर्नल जो हमारा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है मैम। द यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कर्नल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया Z = P = E, है ना? लुईस assumed that outermost shell accommodate the maximum 8 electrons। लुईस ने एक बात भी बोली, उन्होंने बोला हम ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं, कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, कि मैम जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उन्होंने बोला कि इसमें हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। ठीक है, बोलो किसको लुईस अप्रोच समझ में आ गई, कॉजल लुईस थ्योरी समझ में आई? मैं रिपीट कर रही हूं, तब तक यस लिख देना, क्लियर वाला, है ना? क्लियर आ जाना चाहिए। मेरा गला बैठा है यार, तुमको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज आ रही है? एक तो यार बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये गला बैठ जाता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आ रही है तुमको मेरी आवाज अच्छे से? यस और नो? गले में पेन हो रहा है, बैठा भी नहीं है गला। गले में पेन क्यों होता है? जब हम लोग कुछ ठंडा ज्यादा खा लेते हैं, गेस, है ना? क्लियर? चलो वेरी गुड। वैसे क्लियर है, बट फिर भी अगर एक भी रिपीट आया है तो मैं एक रिपीट कर देती हूँ उस चीज को। ठीक है, एक बार तो कॉजल लुईस अप्रोच गाना सुनाने जा रही है ऐसा लग रहा है। चलो कॉजल लुईस अप्रोच को समझो। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है मैम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने बोला यार देखो एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक आउटर मोस्ट शेल और एक अंदर वाला हिस्सा।
आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोल दो और वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा हमेशा। आउटर मोस्ट शेल के अलावा जितनी भी चीजें बची, यानी कि जो इनर शेल बची है ना, जिसे पेनल्टीमेट शेल बोलते हो, आप आगे पढ़ोगे पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल 12th में पढ़ोगे, है ना। तो अंदर वाली शेल बची और मैम उसमें न्यूक्लियस बचा होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बैठे होंगे। तो इतने हिस्से को आउटर मोस्ट शेल के अलावा हर एक हिस्सा जो बचा वो अपना कर्नल कहलाता है, ठीक है। कर्नल में पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन तो भाई बाहर वाले हटाई दिए हैं, तो कर्नल ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और ऐसा अज्यूम किया गया कि जो आउटर मोस्ट शेल है केवल यही इसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक बॉन्ड बनाने में या दो या जितने भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसके अलावा आउटर मोस्ट शेल के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अच्छा लुईस ने एक और चीज यू कैन से अज्यूम करी थी, वो ये थी कि इन्होंने बोला था कि ऐसे मान लो जैसे आप एक क्यूब होता है ना, क्यूब ये क्यूब बना हुआ है लेकिन मुझे बनाने में पसंद है, ठीक है, मुझे क्यूब बनाना पसंद है, मैं वापस से बना के दिखाऊंगी, ठीक है। ये क्यूब, ये एक क्यूब है ना। तो इस क्यूब के कितने हिस्से, 1 कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं इसके, है ना, 8 कॉर्नर्स। लुईस ने बोला बस यही है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो इन्होंने बोला ऐसा अज्यूम कर लो कि आउटर मोस्ट शेल कुछ है ही नहीं। भाई हम थोड़ी बोलते हैं बेटा ये एटम है, लेकिन हम इसको एटम मानते थोड़ी आज के टाइम पे, तो किसको मानते हो मैम? हम तो बोलते हैं एटम का 3D स्ट्रक्चर है। ये तो हम ऐसे लेट करते हैं, अज्यूम वगैरह करते हैं ये सारी चीजें, है ना। एटम का कोई ऐसा शेप थोड़ी है, वो तो पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक भी है अपने, और वाइटल का अगर शेप की बात करें, सब शेल की सॉरी, है ना, तो अलग अलग शेप्स बनी हुई है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये सारी चीजें केवल। तो इन्होंने बोला कि यार आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एक एटम है ना, ये ऐसा एक इस तरीके का बॉक्स है, एक क्यूब है, और क्यूब के होते हैं 8 कॉर्नर, है ना, 8 कॉर्नर। अगर ये 8 कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर मतलब 8 जगह इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। इन्होंने बोला 8 सीट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, जो 8 कॉर्नर है, या आप कह सकते हो 8 सीट्स हैं इलेक्ट्रॉन की। और जब ये 8 सीट्स फुल हो जाती हैं, जब ये 8 सीट्स फुल हो जाती है तो हम बोलते हैं एटम स्टेबल हो गया। वाई एटम्स मेक बॉन्ड्स, क्या रीजन होता है, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? बताओ, कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? चलो तुम ही बता दो, तुम बॉन्ड क्यों बनाते हो? व्हाट इज द रीजन तुम बॉन्ड क्यों बनाते हो? किसी से भी, मम्मी वाला बॉन्ड, पापा वाला बॉन्ड, दोस्त वाला बॉन्ड, टीचर वाला बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड, आप बॉन्ड क्यों बनाते हो? 1 4 3 2 मैम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस तुम ये एग्जामिनर को लिख के मत आ जाना, है ना। पता चला तुमने कुछ देखो जिस हिसाब से हरकतें हैं, एग्जाम तक तो यही हरकतें अगर रही तो तुमको लिख के जब कुछ नहीं याद आएगा तो यही याद आएगा, क्योंकि पूरे सेशन में तो यही लिखा होगा 1 4 3। तो 1 4 3 ऐसे एग्जाम में लिख के मत आ जाना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो 1 4 3 को कुछ और समझ लेगा। आई लव यू नहीं, वो आई हेट यू बोल देगा तुमको, तो वो तुमको पीटने आ जाएगा सीधा। तो तुम 1 4 3 मत लिख के आना, तो यहां भी मत लिखो उसी तरीके से। वेरी गुड। स्टेबिलिटी के लिए कह रहा मैं 1 4 3 नहीं, अनक्वाड्रेट्रियम। यहां आ जाओ यार, तुम लोग हद है तुम लोगों की एकदम। हाँ, तो बिल्कुल सही बात बोली हम सभी ने, है ना, मिलके सभी ने एक समारोह में ये जो सही बात बोली है एकदम सही निकली, स्टेबिलिटी के लिए। भाई हम भी बॉन्ड स्टेबल होने के लिए बनाते हैं यार। देखो, अगर आप मुझसे बोलो कि मेरे कोई फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड क्यों होंगे? क्योंकि मैं यार अपनी लाइफ में स्टेबल रहना चाहती हूँ। स्टेबिलिटी इज नॉट अबाउट मनी ओनली, इन रियलिटी हम खुश रहते हैं तो वो भी हम स्टेबल कहलाता है ना। तो ऐसा लगता है पैसा अगर है तो इंसान स्टेबल, लेकिन जब पैसा आता है तो ये पता चलता है कि पैसों से स्टेबिलिटी सच में नहीं होती, है ना। स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट मनी। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पोर्शन इसमें आ रहा है, अच्छा वैसे केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी सुन लो ये बात को कि ऐसा होता है। तो हम यार अपने दोस्त बनाते हैं, हम फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशन इन दिस होल वर्ल्ड। इससे अच्छा कोई रिलेशन नहीं होता। फ्रेंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशन, बिलीव मी, है ना। मतलब जब हम बहुत उदास होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कई बार तो हम पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकते, है ना, होता है ना कई बार, तो हम यार दोस्तों से शेयर कर रहे होते हैं वो चीजें। तो मतलब क्यों कर रहे होते हैं ये सारी चीजें, क्यों हुई, हमने क्यों दोस्त बनाया? ऐसे ही ताकि हम स्टेबल रह पाए, है ना, स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी हो पाए हमारे पास। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे तो कोई भी एटम अगर बॉन्ड बना रहा है वो सिर्फ स्टेबिलिटी की वजह से बना रहा है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो कॉजल लुईस ने बेसिकली ये बात कही कि आप ऐसा मान लो, स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो आप इसको बोल दो कि एक तो कर्नल हो गया, एक तो हमारा कर्नल हो गया, और दूसरा इन्होंने क्या अज्यूम किया कि यार एक बॉक्स होता है, एक क्यूब होता है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, वैसे ही एक एटम में क्यूब होता है आउटर मोस्ट शेल। ये आउटर मोस्ट शेल है, ये क्यूब नहीं है। इन्होंने बोला ये आउटर मोस्ट शेल है, ये अपना कर्नल बैठा हुआ है बीच में, है ना, और ये आउटर मोस्ट शेल है। अगर इस आउटर मोस्ट शेल की 8 सीटों में 8 के 8 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए, मान लो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां भी, हर जगह,
मान लो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए, तो इनके अकॉर्डिंग जिस एटम में ये आपको देखने को मिल गया है ना, अब मैं ये हटा देती हूँ, इनके अकॉर्डिंग अगर आपको बेटा ये देखने को मिल गया तो ये जो एक स्ट्रक्चर है या ये जो एक एटम है ये इनके अकॉर्डिंग स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। एटम्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक एटम के कंबाइन करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ठीक है, ठीक है, अलग अलग एटम्स आपस में आके कंबाइन करते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक बॉन्ड बनाते हैं जैसे आप बोलते हो और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। वैसे इसका एक एक्सेप्शन होता है विच इज हीलियम, है ना। हीलियम मतलब अगर नोबल गैस की मैं बात करूं तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन अदर देन दैट जितनी भी नोबल गैसेज हैं, क्योंकि वो ये चीज फॉलो कर रही होती है भाई, हर एक नोबल गैस में क्या है, हर एक नोबल गैस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो सारी की सारी नोबल गैस तो इनके अकॉर्डिंग सारी स्टेबल है, जो कि सच भी है, नोबल गैसेज स्टेबल बोली जाती है ना। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका एक एक्सेप्शन हमारा होता है जो कि हीलियम होता है ना। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी इसको स्टेबल बोलते हैं। भाई रीजन भी सही है ना, इसका रीजन भी गलत नहीं है, क्योंकि इनर शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो वो भी सही है। अच्छा, अब बेटा आप इसकी जगह ना याद रखना कि आप 1s2 2s2 ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर बार ट्राई करना, खुद से लिखो ताकि आपको वो भी दिमाग में बैठी रहे। क्योंकि यार देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पूरे 12th तक आएगा ही आएगा, हर जगह थोड़ी बहुत चीजों में, है ना। तो लिख लेना, जैसे मैं इसका लिख देती हूँ 1s2 2s2 2p4 हो गया। हमें 10 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, 6 7 8 9 10। अब देखो कैसे पता चला ये स्टेबल। अगर मैं इसकी बात करूं मैम, p में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, पूरी फुलफिल्ड है आउटर मोस्ट शेल। और अगर इसकी ओवरऑल शेल बोलो तो ये इसकी आउटर मोस्ट शेल कहलाई जाएगी। तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आप हर एक में करके देख लेना, सेम कहानी होगी। हर एक में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और लास्ट वाली शेल जो होगी सब शेल, वो पूरी तरीके से फुल्ली फिल्ड होगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो खैर तो हमारा ऑक्टेट रूल हमें समझ में आया कि एटम्स जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, है ना। एटम्स आपस में बेसिकली कंबाइन करेंगे और वो एक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कोज़ल लुईस ने एक बात और बोल दी कि यार देखो, कर्नल के अलावा एक और पोर्शन है एटम का। भाई एक तो कर्नल हो गया, एक वैलेंस शेल हो गई, पर इस वैलेंस शेल को हम एक क्यूब की तरह समझेंगे, अज्यूम करेंगे कि इसमें 8 कॉर्नर है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं जाके। अगर 8 इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल में बैठ गए तो वो अपना जो भी एटम होगा, नो मैटर वो कौन सा एटम है, वो कैसा हो जाएगा, वो हमारे हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। चलो भाई, ये भी हमें समझ में आ गया मैम। अब लुईस ने अपने कुछ सिंबल्स बताए। उन्होंने बोला कि हम ना, आप ऐसा बोलते हो जैसे ये हीलियम है, आपके अकॉर्डिंग चलो सोडियम ले लो, तो आपके अकॉर्डिंग ये सोडियम है, ये है ना। तो हम सोडियम को ऐसा नहीं बोलते हैं, तो आप कैसे बोलोगे? इनसे लोगों ने पूछा तो इन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, सोडियम लिखा है ना, पहले तो सिंबल लिखो उसका, उसके बाद सिर्फ उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर दो। कितने थे मैम? बाहर 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8, अच्छा 9 10 11 था, सॉरी 8 हो गया, 8 और ये 11। तो इनके अकॉर्डिंग ये सोडियम है ही नहीं, ये सोडियम गलत बनाया। तो लोगों ने बोला फिर सोडियम है क्या? इन्होंने कहा ये है सोडियम, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर्स। ये सोडियम है, पर वो हम सोडियम उसको नहीं मानते, मतलब हम नहीं दिखाएंगे उस तरीके से। रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे सोडियम को, इन्होंने बोला ऐसे करो रिप्रेजेंट, कि अब इसमें सर्कल नहीं लगे, वो मैंने सही करने के लिए बोलता। ठीक है, ये है आपका सोडियम। ये सोडियम क्या है कि भाई कोई भी सोडियम नहीं, कोई भी दुनिया का एलिमेंट ले लो, रिप्रेजेंट आप ऐसे नहीं करोगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन दिखाओ, क्योंकि कर्नल से कोई लेना देना नहीं होता इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग जब कर्नल कोई पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा है बॉन्डिंग में, तो कर्नल को हम दिखा क्यों रहे? मतलब जो बाहर वाली शेल है उसके अलावा जितना भी हिस्सा एटम का बच रहा है उसको हम क्यों शो करें, जब उसका कोई काम ही नहीं होता पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग में। ठीक है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल का केवल इलेक्ट्रॉन दिखाना है। अब चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 7 8 जितने भी हो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक डॉट से शो करिएगा अकॉर्डिंग टू लुईस अप्रोच। लुईस इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशन, नोटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ वैलेंस, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो रही थी। ठीक है, यस मैम। These notations are called Lewis symbol और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो इसी के नाम पे है। These symbols do not consider the inner shell electrons। कर्नल से कोई लेना देना नहीं, अंदर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कोई लेना देना नहीं। वापस से रीजन क्या है, क्यों लेना देना नहीं? क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, वो बॉन्ड में कोई अपना काम ही नहीं कर रहा, तो हम क्यों बोले उसको भाई कि वो स्ट्रक्चर में दिखाया जाएगा? वो नहीं दिखाया जाएगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप किसी को भी ले लो, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लिथियम में 1 होता है, सोडियम में 1 होता है। तो भाई ग्रुप 1 में सभी में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8।
इस तरीके से इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो नोटेशन तो हम समझ ही गए यार। देखो रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इजी, जो हम करते आ रहे हैं, बस क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लिखो, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन मत लिखो। चलो भाई, अब वही ऑक्टेट रूल में भी आता है। अब ऑक्टेट रूल के बारे में और जानो। ऑक्टेट रूल समझ गए क्या था? ऑक्टेट रूल, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल या जैसे आप वैलेंस शेल बोलते हो, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको बोलते हो ऑक्टेट रूल। एक और रूल होता है डुप्लेट रूल। व्हाट इज डुप्लेट रूल? डुप्लेट रूल का मतलब होता है वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ये अपना डुप्लेट रूल कहलाता है। यस मैम। सो लुईस इंट्रोड्यूस्ड सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज नोटेशंस आर कॉल्ड लुईस सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। दीज सिंबल्स डू नॉट कंसिडर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये पीछे वाली लाइन ही रिपीट है। फिलहाल ऑक्टेट रूल समझ में आया क्या था? ऑक्टेट रूल क्या है मैम? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना इज ऑक्टेट रूल। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला बेटा नियॉन बनाओ, नियॉन गैस है ना, तो कैसे बनेगा? नियॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, बन गई नियॉन। आर्गन बनाओ, आर्गन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, आर्गन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, कुछ भी देख लो, उसके आउटर मोस्ट शेल में सेम स्ट्रक्चर रहेगा। मैंने आपसे बोला क्रिप्टन बनाओ, कुछ नहीं सोचना है, ये है क्रिप्टन, ये। मैंने कहा जेनॉन बनाओ, सेम जेनॉन लिख दो बीच में बस। तो ये हो गए आपके, वैलेंस की स्पेलिंग गलत है मैम, कहाँ पे गलत? अच्छा वैल, वाह बेटा वाह, वेरी गुड वेरी गुड। वैलेंस, तुम गलत राह पे चलो वो सही है तुम्हारे लिए, लेकिन एक ई की गलती हो जाए तो मतलब, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही किया बता के। ऑलराइट, तो ये अपना ऑक्टेट रूल हुआ। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो चीज स्टेबल है, दैट्स इट। ठीक है, वो चीज स्टेबल है। ऑलराइट मैम, अब हम बार बार स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये स्टेबल है, वो स्टेबल है, ये ऐसा है, वो वैसा है, पर ये स्टेबिलिटी होता क्या है और ये किस तरीके से हो सकती है? देखो, स्टेबल होने का मतलब है कि एक एटम जो है वो किसी से लेन देन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, तो तब हम उसे स्टेबल कहते हैं। ठीक है, तब हम उसे स्टेबल कहते हैं। अब स्टेबिलिटी 2 टाइप की होती है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबिलिटी होगी, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबिलिटी होगी। भाई तुम्हारे साथ भी तो यही होता है, बोलो। या तो तुम लेन देन से रिलेशन चला रहे हो, है ना, कि यार एक इंसान पैसा देता जा रहा है तो ठीक है, मतलब दुख दर्द क्या कर सकते हैं इसका, है ना। या फिर यार मैं अगर उसको इस बार 50 रुपए का गिफ्ट दिया है तो यार वो मुझे 60 का देगी नेक्स्ट बार, फिर मैं 100 रुपए का दूंगी, फिर वो 150 का गिफ्ट देगा, ऐसा वाला होता है क्या? मतलब दोस्त से भी रिलेशन हो सकता है, दोस्त की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो एक तो रिलेशन ऐसा वाला होता है हमारा, एक तो म्यूचुअल होता है ना, दोनों साइड से म्यूचुअल चल रहा होता है। एक होता है भाई एक ही इंसान की वजह से हो रहा है ये, वो तो एक ही इंसान की वजह से चल रहा है ना। तो एफर्ट्स मैटर्स दोनों साइड से होने चाहिए। तो ऐसे ही होता है बस बॉन्डिंग भी, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और उसको लेना ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, उसको लेना भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा है वो यार ऐसा बॉन्ड है कि वो आपस में म्यूचुअल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं यार मैं इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम भी इतने इलेक्ट्रॉन दे दो। तो स्टेबिलिटी 2 ही तरीके से आ सकती है, या तो दोनों इस चीज के लिए राजी हो जाए कि भाई हम खर्च कर रहे हैं, एक कोई बोल दे हम खर्च कर रहे हैं और खर्च करने वाले को भी दिक्कत नहीं है और जिसके ऊपर खर्च किया जा रहा है उसे भी दिक्कत नहीं है, या तो वो वाला बॉन्ड स्टेबल है। या तो अगर तुमने खर्च किया तो मैंने भी खर्च कर दिया, मैंने खर्च किया तो कभी तुमने खर्च कर दिया, तो बराबरी से एक बॉन्ड चल रहा होता है, वो भी स्टेबल है। स्टेबल फिर मैम है कौन? नहीं, जब एक खर्च हो रहा है और जो खर्च कर रहा है उसको नहीं पसंद और दूसरे वाले को पसंद है ना, या ऑपोजिट, तो वो स्टेबल नहीं होता है। मन की मर्जी से जो भी हो रहा है वो स्टेबिलिटी है बस बेसिकली। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो गई तो वो स्टेबल हो सकते हैं, है ना। म्यूचुअल शेयरिंग वैसे सच बताऊं तो कई तो ऐसी भी शेयरिंग होती है जो होते ही म्यूचुअल है, बट यार फिर भी चलो खैर उसके बारे में भी हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप की शेयरिंग होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल शेयरिंग का मतलब है कि किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, देयर इज नो चार्ज ट्रांसफर, है ना। वैसे आज सच मैं बता दूं, एक चार्ज ट्रांसफर वाला भी शेयरिंग होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रांसफर तो आप समझ ही गए हैं, चार्ज ट्रांसफर होगा ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा, शेयरिंग किसके बीच में होगी? सोचो शेयरिंग किसके बीच में होगी? मैम हम भी काम करते हैं, सामने वाला भी काम करता है, हमारे बीच में शेयरिंग हो गई, बस ऐसे ही, है ना। यानी कि जो भी एटम्स इसमें होंगे शेयरिंग के टाइम पे वो सब नॉन मेटल्स होते हैं। एक्चुअली में ये नॉन मेटल्स के बीच में होती है शेयरिंग, होती है बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। ट्रांसफर होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।
भाई एक इंसान कुछ नहीं कमाता, एक इंसान कुछ भी नहीं कमाता और दूसरा कमाता है ना, तो ये बॉन्ड हो गया अपना छीना तानी वाला बॉन्ड, है ना। और दोनों ही इंसान काम करते हैं, दोनों ही इंसान पढ़े लिखे हैं, दोनों इंसान काम कर रहे हैं, दोनों इंसान मेहनत कर रहे हैं, दोनों इंसान पैसा कमा रहे हैं, तो म्यूचुअल होंगी चीजें। तो बस ये होता है नॉन मेटल में। या फिर दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन में स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, वापस से मैम, यानी कि या तो कोई दो एटम्स आपस में इस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे कि यार एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, उसको आप बोलते हो शेयरिंग ऑफ, वो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ गया, क्योंकि एक मेटल इंक्लूड हुआ और एक नॉन मेटल इंक्लूड हुआ। शेयरिंग के टाइम पे दो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, शेयरिंग वही करेगा जिन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दोनों शेयरिंग कर लेंगे, और अगर एक के पास कमी और एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है मैम, हम ये भी समझ गए। चलो अच्छा, शेयरिंग बेटा दो टाइप से होती है। खैर आपको इतना डिटेल में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, पर क्योंकि वो ऑर्गेनिक में आता ही है तो आपको यहीं पे समझा दे रही हूं मैं ये चीज। शेयरिंग दो टाइप की होती है, या तो शेयरिंग होगी बिटवीन ऑफ कोर्स टू नॉन मेटल्स के साथ ही होगी, लेकिन या तो शेयरिंग ऐसी होगी जो पोलर बॉन्ड बना देगी, या तो ऐसी होगी जो नॉन पोलर बॉन्ड बना देगी। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है कि दो नॉन मेटल्स थे, शेयरिंग करनी शुरू करी पहले, पर अब एक इलेक्ट्रॉन जो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचने लग रहा है, वो ले नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान समझना, वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है पर वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ, समझ रहे हो? तो वो आपका पोलर बॉन्ड हो जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली कोवेलेंट के ये दोनों टाइप होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब वही कि मतलब दो एटम्स थे, आपस में शेयरिंग करी और कोई खींचातानी नहीं करी, खुश हैं दोनों आपस में, दैट इज नॉन पोलर। अभी और डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ समझा दूंगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट स्टेबिलिटी दो टाइप से आ सकती है, या तो कोई शेयरिंग कर ले दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स, और या तो वो आपस में ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यस मैम। अब इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड होता है शेयरिंग की वजह से, जो कि होता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है मैम? कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है बेटा जब कभी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की दो कंबाइनिंग एटम्स या दो से ज्यादा कंबाइनिंग एटम्स के बीच में। मतलब जैसे दो या दो से ज्यादा एटम्स आए, उन्होंने शेयरिंग करी आपस में और एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये दो टाइप का होता है, जैसे मैम ने कहा, पहले ये पढ़ लो भाई, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये म्यूचुअल होता है हमेशा, मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ने दो इलेक्ट्रॉन देना चाहा और दूसरे ने एक, ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो एटम बैठे हुए तो वो दोनों या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो दोनों तीन, मतलब इस तरीके से होगा। हमेशा म्यूचुअल होगी ये बॉन्डिंग, एक तरफ से ज्यादा या एक तरफ से कम ये कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है मैम, ठीक है, अमंग द कंबाइनिंग एटम्स। अच्छा, इसका भी एग्जांपल जान लो। आप पोलर का सोच रहे होगे ना, पोलर समझ लो। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, एक तो ये बॉन्ड भी कोवेलेंट है ना, और अपना मान लो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, या फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है। अब देखो तीनों बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है ना, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। अभी स्ट्रक्चर वगैरह सब सिखा दूंगी, बस सुन लो पहले, है ना, बेसिक है जो कि आप 10th में पढ़ के आए हो। चलो, अब देखो ये भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, है ना, ये भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे फिल कर देना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाहते हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, ये स्टेबल है, ये बॉन्ड बना के स्टेबल है। अब ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन पोलर का है, ये जो एग्जाम्पल है ये भी नॉन पोलर का है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये पोलर का है। ये वाला एग्जाम्पल आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का है। मैम वाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि इसमें बेटा जो क्लोरीन बैठा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली बहुत कम है। मुझे चैट बॉक्स में बताओ मीथेन कैसा होगा? CH4 मीथेन पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? इन द चैट बॉक्स। ठीक, चलो बताओ जल्दी से। फिलहाल इस बॉन्ड में क्यों कमी है मैम? इसको क्यों हम पोलर बोल रहे हैं? वो तो शेयरिंग ही रही थी, तो ऐसा क्या हुआ जो इनके बीच में एकदम से खींचातानी होने लग गई? तो उसका रीजन है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड केवल तभी बनेगा जब दो एटम्स के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, है ना। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम पढ़ के आए, पोलर। अच्छा ओके, बहुत सारे आंसर्स आ गए पोलर, वेरी गुड। किसी ने नॉन पोलर नहीं बोला, है ना, एक नॉन पोलर आया, ठीक है, बाकी सब पोलर बोल रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो जितने पोलर वाले बच्चे हैं वो सब अपना मुंह तोड़ लें, खुद से अपना मुंह तोड़ लो तुम लोग आज, क्योंकि बाद ही तुम मुंह तोड़ने वाली करते हो। इट इज अ नॉन पोलर एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, काइंड ऑफ नॉन पोलर होता है वो सोचोगे तो पोलर लगेगा बट वो होता नॉन पोलर की तरह है। देखो अब हल्की सी पोलैरिटी होती है बट फिर भी वो नॉन पोलर में ही आता है, बहुत हल्की सी पोलैरिटी होती है बट फिर भी क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो वो नॉन पोलर के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, चलो अभी उसको भी समझाऊंगी, अभी इसके बाद उसको समझाऊंगी, पहले ये सुन लो ये पोलर क्यों है। देखो पोलर होने का रीजन क्या होता है?
भाई एक के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हो लास्ट चैप्टर, लास्ट टू लास्ट है ना। क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। भाई मेरे अंदर ताकत है कि मैं खींच सकती हूँ इलेक्ट्रॉन, मेरे अंदर है ये ताकत ही मैं इलेक्ट्रॉन खींच लूंगी, पर मैं रख नहीं पा रही हूँ। रख लूंगी तो बेटा वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, वो अलग बॉन्ड हो गया, अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बस मेरे अंदर खींचने की ताकत है इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो? तो वो पोलर कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड तो कहलाएगा, पर वो पोलर वाला कोवेलेंट हो जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि वहां पे इसके पास पार्शियल, इसके पास क्लोरीन के पास दिख नहीं रहा होगा ये कलर, इसके पास यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एक से हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये पार्शियल का सिंबल है डेल्टा, डेल्टा मतलब पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा आधा। थोड़ा बहुत नेगेटिव आ गया क्योंकि वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको आप बोलते हो मैम ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। कौन सा? अगर इस कंपाउंड की बात करूं HCl, तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ऑन दी अदर हैंड आप मिथेन का भी सोच रहे होगे, चलो मिथेन देख लेते हैं। अच्छा मैम ये नॉन पोलर क्यों है पहले बता दो। क्योंकि यार कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जितनी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्लोरीन की, यहाँ जितनी हाइड्रोजन की उतनी दूसरे हाइड्रोजन की, इनमें थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। चलो मैम मिथेन क्यों है? जैसे आप CH4 ऐसे बनाते हो है ना, ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये आपके हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये मिथेन है। अब बेटा होता क्या है ना, कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इट इज वेरी लेस, वेरी लेस, बहुत कम डिफरेंस है। याद है कार्बन हाइड्रोजन भाई 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 10th क्लास में क्या पढ़ के आए हो? पढ़ के तो आए हो ना, क्लास 10th में ये चीज हम पढ़ के आए भाई, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई होते हैं। देखा है, जितने कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं और जितने बॉन्ड कम पड़ रहे होते हैं वो उतने हाइड्रोजन को बुला के बॉन्ड बना लेता है। तो ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। सो दे आर जनरली कंसिडर्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। नॉन पोलर की तरह इनको देखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ना के बराबर है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो अपने होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचातानी नहीं हो सकती भाई, हाइड्रोजन भी नहीं खींचना चाहता, कार्बन भी नहीं खींचना चाहता इलेक्ट्रॉन, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होता है जिससे कोई एज सच खींचातानी हो नहीं सकती। चलो तो ये आपका हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया? बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, यस मैम, शेयरिंग होती है यहाँ पे, 2 नॉन मेटल्स होते हैं हमेशा यहाँ पे, है ना। तो बस ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर के तरीके से होते हैं। अच्छा एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है जिसके बारे में हम कल वाली क्लास में भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा सुन लो। ये 2 मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, है ना, एक मेटल दूसरा हमेशा नॉन मेटल होगा। यहाँ पे खींचातानी नहीं होगी, यहाँ पे होगा कि सीधा सीधा कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ट्रांसफर होगा सीधा सीधा यहाँ पे, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अच्छा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा सिलेबस में तो नहीं होता कि यार ऐसे स्पेलिंग बताओ, सॉरी ऐसे डेफिनेशन बताओ, बॉन्ड दिखा बना के दिखाओ, बट यार आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ बॉन्ड होता है विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंसी। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, coordinate bond is nothing but a type of covalency. It is a type of covalency. It is a type of covalency. जैसे कि मैम, जैसे कि बेटा आप H3O+ सुना है किसी ने ये सुना है? इसके एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं 2। एक होता है H3O+, यहां पे लिख देती हूं, एक एग्जाम्पल है H3O+, एक एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन। चलो हाइड्रोनियम आयन बना के दिखाती हूँ। H3O+, H2 बनाना आता है, अगर नहीं भी आता है बस बॉन्ड के बारे में सुनना। इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंसी जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एटम ने शेयर किया है, एक एटम है, ऑफ कोर्स कोवैलेंसी मतलब पहले कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, फिर एक एटम है जो शेयरिंग ही कर रहा होगा, वो कर शेयरिंग ही रहा होगा, पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर एटम को देने के लिए भी तैयार है। जैसे कि ये बेटा H2O का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको पता हो तो H2O कुछ ऐसा दिखता है, HOH, और यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, अगर आपको पता हो तो, है ना, ये H2O का स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे आप किसी H+ आयन को लेके आ जाओगे, H+ आयन, अब ये मत पूछना कहाँ से लेके आएंगे मैम, एसिड से आता है ये, ठीक है। मान लो आपने पानी में कोई एसिड डाल दिया तो वाटर में कई बार H3O+ का फॉर्मेशन हो जाता है। ये H3O+ है क्या? ये एसिड क्या करेगा, ये H+ आयन है। H+ का मतलब समझते हो? चलो जल्दी से बताओ, H+ का मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इन द चैट बॉक्स अगर मैं बोल रही हूँ H+ आयन है तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी से। टू मच बैकग्राउंड नॉइज मैम, तो बेटा कहीं और जाके बैठ जाओ ना, मतलब आपके बैकग्राउंड में नॉइज हो रही होगी, आपके हमारे यहाँ नहीं हो रही,
आप क्या हो रही होगी तो उस रूम से हटके दूसरे रूम में बैठना पड़ेगा, समझा? तू समझा नहीं? बताओ 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है, बहुत सारे 1 और बहुत सारे 0 है। 1 वाले सारे स्टूडेंट्स गलत हैं और 0 वाले सारे स्टूडेंट्स सही हैं। 1 वालों को 0 मार्क्स मिलता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये जो H+ है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैम सही तो लिखा था, मैम ने H+ पूछा। H+ का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो भाई H+ का मतलब है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आया है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी लूज कर दिया होगा, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन को बेटा स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर सब बनना चाहते हैं, कोई भी इंसान अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। ठीक है, सीधा सीधा अंबानी नहीं बनने का सोच रहा कोई इंसान, है ना? आसपास के लोगों को देख के सोच रहा है इसकी तरह हो जाए, ये हो जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, इसके पास ये, उसके पास वो है, आसपास। सिमिलरली हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहता है। तो हाइड्रोजन के पास हीलियम आता है। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन की होती है, पर भाई साहब हमारे पास H+ है, वो बोल रहा है मुझे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, मैं तो समझ गया। अब ये गया वाटर में, अब इसने क्या देखा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बताओ, अब देखो ट्रांसफर तो 1 इलेक्ट्रॉन का होता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 3, लेकिन ये कैसा बॉन्ड है? यहां पे कोवैलेंसी थी, पहले कोवैलेंट बॉन्ड बना था, पहले स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ये एक कोवैलेंट बॉन्ड था, है ना? बट ये क्या कर रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे रहा है एक साथ 2-2। तो ये जो बॉन्ड बना बेटा, ये हो गया इनके बीच में, ये हो गया इनके बीच में कौन सा बॉन्ड मैम? ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब थोड़ी देर बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा HOH, लोन पेयर अभी एक बच गया, H, और यहां पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज, तभी इसको बोलते हो H3O+। ये यहां से आता है। ये ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पूरा ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों करता है? वो जानता है यार, वो तो खुद स्टेबल हो ही गया है ना? वो बोलेगा ठीक है, काइंड ऑफ शेयरिंग ही है, कि तुम मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ले सकते हो, पर हम साथ में ही बैठे हुए मान लो। ठीक है, सो दैट इज अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। अब समझ ही गए होगे, हाँ? ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर बचता है, पूरा उठा के H+ को दे देता है, तो इस पूरे को आप बोलते हो NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। तो बस वही है ये। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर जो ऑलरेडी शेयरिंग में बैठे हुए थे, यस मैम, इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम ओनली। एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया और कंबाइनिंग एटम, एक एटम था जो ऑलरेडी कंबाइन किया हुआ था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अब मैं आपको वापस से बता दूं यार, देखो ये आपके सिलेबस में आज सच नहीं कि पूरा ड्रॉ करके दिखाना होगा, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कोवेलेंट ही है, पर कोई अगर ऐसा एटम इसके पास आ गया जिसको यार इलेक्ट्रॉन की नीड है, और एक नहीं, वो पहले तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, फिर उसने देखा यार दूसरे को ना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो उसके साथ भी बोल रहे हैं चलो ठीक है ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन, मुझे दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंसी बॉन्ड है जिसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, इट वाज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड हम बनाना सीखते हैं। पहले तो हम कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए, हम सभी लोग कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए, यस और नो? क्या हम सभी लोग कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए? क्लियर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड सबको? छुट्टी दे दो मैम, वेरी गुड बेटा, काश तुम सामने होते, थप्पड़ दे देती मैं इस बात पे, प्यार से, ऐसे मारती नहीं हूं ज्यादा, है ना? क्लियर पक्का वाला? क्लियर, वेरी गुड। चलो अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कैसे यार। मेरे गले में दर्द क्यों रहा यार, लगता है पानी पीना पड़ेगा, और पानी यहाँ है नहीं। गाइस मैं 1 मिनट में बोल के आती हूँ कि मुझे पानी दे दे, 1 सेकेंड बस रुकना, मैं पानी मंगवा लेती हूँ। चलो भाई, पानी तो आ ही जाएगा।
वापस आते हैं, अब हमें बनाना है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, मतलब कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। सबसे पहले हम वाटर का कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कह रहे पानी तो था, पानू नहीं था। इतना पिटोगे ना बेटा, तुम देखना, तुम बेटा पिटोगे जरूर, मिलो बस तुम, यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है। वाटर एक कोवेलेंट बॉन्ड है। पहले मैम ये बताइए, ये आपको कैसे पता? क्योंकि इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, हाइड्रोजन आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन दिखा सकता है ना? यस मैम। तो हाइड्रोजन के पास भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ऑक्सीजन के पास भी। तो दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो दोनों के दोनों, वो जो बॉन्ड होगा वो एक कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब सुनना कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। पहले साथ साथ बता दो किसको किसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना आता है, बताओ। कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स आता है कि नहीं आता है? जल्दी से बता दो, क्लियर है चैट बॉक्स में, आता है कि नहीं आता है यार? किसको किसको आता है? क्योंकि यार कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। थैंक यू सो मच, आपने पढ़े होंगे ये। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। प्रवीण ने तो बना के भी दिखा दिया पूरा बॉन्ड, वेरी गुड। चलो एक सेकंड रुकना, पानी पी लूं बेटा मैं। चलो भाई, बहुत सारे मेरे पास यस आ गए, मी 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 आ गए, और बहुत सारे मेरे पास नो आए, और कुछ लोगों ने लिखा भूल गए। चलो कोई नहीं, जिसको आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो सुनो यहाँ पे। सबसे पहले जब भी आप बेटा कोई भी बॉन्ड बनाओगे, कोई भी बॉन्ड, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, ये पहले याद रखना। यस मैम। अब देख लो इसमें H2O कैसे बनेगा। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन है। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट, देखो आउटर मोस्ट शेल लिख दो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2,6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ कर दो पहले सभी के, है ना, सभी के आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ कर दो। अब बॉन्डिंग होगी, ऑफ कोर्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, एंड यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, यानी कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, 2 बॉन्ड बन गए। अब क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है, देखो अब 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो किसी 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, यानी कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, या आप ऐसे बोल लो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो आप सिंगल बॉन्ड बोलोगे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 पेयर की शेयरिंग हो गई, डबल बॉन्ड बोलोगे, डबल बॉन्ड, है ना। और इसी की जगह 1 2 3 ये शेयरिंग हो गई 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो आप इसको बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नहीं आई डोंट वांट टू ट्राई अगेन, जेमिनी चल गया था, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल पेयर और ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और 3 पेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से वो स्टेबल हो रहे हैं। चलो अब मैम 1 हाइड्रोजन था, उसने 1 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने वापस से एक और बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, मैम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, समझ रहे हो, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये बन गया अपना एक वाटर का स्ट्रक्चर, और यही है वाटर का कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको आप बोलते हो H2O बन गया मैम, बोलो आया कि नहीं। इसका एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी चाहो तो बना सकते हो, है ना। ऑर्बिटल कैसा होता है, यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे, एटम जैसे बना दो, एटम, ये एक एटम है, ये एक एटम है, फिर आखिरी में तीनों को मिला दो ऐसे, HO H, है ना, फिर उसके बाद ऐसे बनाओ, ये है और ये है, इस तरीके से, है ना। तो ये आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी होता है, मैंने डायरेक्टली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चलेगा। फिर इसके बाद ये वाला स्टेप कर देना, ठीक है। बोलो भाई, ये तो सबको समझ में आ गया ये तो सबको समझ में आ गया, परफेक्टली समझ में आ गया, आता है। कह रहा मैम ये तो आता था तो बेटा तुम क्या समझ रहे थे देर से। तो बस इसी तरीके से होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो आप पढ़ के आए हो, बस बचपन वाला प्यार तुम्हारा, है ना, तो तुम्हें याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो सिंपल सी बात है,
हर एक एटम को ड्रॉ कर दो, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दो। पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लो, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो, है ना, लुईस रिप्रेजेंटेशन कर दो किसी भी एटम की। फिर उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन कम है उसकी बॉन्डिंग करा दो आपस में, और वो बन जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये वाटर का हो गया। और कोई बताते हैं, चलो CH4 मीथेन का बना लो। चलो, एक मीथेन है मैम, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है टोटल। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। अभी मैं इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कंबाइन कर जाएगा, कैसे कंबाइन करेगा, देखो चाहो तो डायरेक्टली वो वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। एक ये है, 2 3 4 और ये रहा हाइड्रोजन सारे। ठीक है, कंबाइन करेंगे आपस में, है ना, कंबाइन करेंगे फिर क्या होगा मैम, ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिला होगा पहले, है ना, इधर भी हाइड्रोजन के साथ, इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन है 4, है ना, और ये बन गया मैम इनके बीच का स्ट्रक्चर। ये हो गया एक कार्बन एटम, सॉरी ये हो गया हमारा कार्बन एटम, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, और इसको आपने बोल दिया मैम कि यही है CH4 मीथेन। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनता है ना। या फिर अगेन आई एम सेइंग कि आप ऑर्बिटल हटा दो तो डायरेक्टली बॉन्ड। अच्छा, एंड में ये भी लिख देना, एंड में ये भी लिखना पड़ेगा आपको, कैसा बॉन्ड बना, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 सिंगल बॉन्ड बने। कई लोग बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है बेटा कौन सा बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन में, मीथेन में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या 4 बॉन्ड, तो वो लिख के आते हैं कि मैम क्वाड्रल करके कोई ऑप्शन दे दो ना, 4 बॉन्ड बना रहे, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे, तो आंसर होगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना था, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। चलो भाई देखो, वैसे मुझे पता है ये आप पढ़ के आए हो, बट फिर भी मैं आपका क्विक रिकैप टाइप का करवा रही हूँ। चलो बता दो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स कौन सा बॉन्ड होता है भाई, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कोई भी नहीं, या चारों या तीनों, बताओ आप बताओ, मैं तब तक जल्दी से नाइट्रोजन को ड्रॉ कर देती हूँ। एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो भाई, 2,5 2,5। अगेन आप 1s2 2s2 करके भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, कर लेना 1s2 2s2 से। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, 2,5, थोड़ा सा नीचे लिख दे रही हूँ, 2,5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मुझे पता है कुछ लोग ये भी बोलेंगे मैम आपने ये तीनों ऐसे क्यों बना दिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड। मैम पता कैसे चला आपको, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास कमी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब ये 3 बॉन्ड बना रहा होगा। यही तो पूरी चेन होती है भाई। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं 8 में से माइनस कर दो, उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा। तो मुझे पता है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो मैं पहले ही उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की तरह यहाँ पे बना दूंगी, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगेन आप चाहो तो ऑर्बिटल भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, ये मैम आपस में बॉन्ड बना लेंगे, है ना। चलो वैसे भी बना लो भाई, जैसे तुमको बनाना हो। एक ये है, एक ये नाइट्रोजन है, बन जा भाई सही सर्कल, और एक ये नाइट्रोजन है। ठीक है, कंबाइन कैसे करेंगे मैम आपस में, एक नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो स्टेबल हो गया। इसके पास भी 7 8 स्टेबल हो गया। ठीक है, ठीक है, एक नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया दूसरे नाइट्रोजन के पास। चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो, वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये बन गया हमारा N2 मॉलिक्यूल। चलो भाई चैट बॉक्स में बताओ, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है या नॉन पोलर, पोलर या नॉन पोलर, पोलर या नॉन पोलर, इन द चैट बॉक्स। छुट्टी कब होगी, 8:30 पे होगी, और कब होगी, कैसी बातें करते हो भाई, पता तो है तुम लोग को 1.5 घंटे की क्लास होती है। कब तक तुम आलस करते रहोगे, आखिर कब तक। इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लूं तुम लोगों की, क्योंकि अभी मुझे छुट्टी पे जाना है कुछ दिन, अभी तो नहीं, अगस्त में जाना है, बट फिर भी अगर होगा तो इस संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास। अगर बेटा, अगर टेक टीम को फोन मत कर देना, मैं तुमको जब तक कंफर्मेशन मत दूं ना दूं तब तक तुम कुछ मत सोचना, भूल जाओ अभी मैम ने जो कहा, फिर मुझे कॉल आती है। अगर वर्ड बेटा तुम भूल जाओ, बल्कि। वेरी गुड, नॉन पोलर। चलो इसी बात पे वाटर का भी बता दो, वाटर पोलर है या नॉन पोलर। ये वाटर बनाया था, ये पोलर है या नॉन पोलर, ये बताओ। तब तक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये नॉन पोलर है।
नॉन पोलर। ऑफ कोर्स यार दोनों तो नाइट्रोजन ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। चलो वाटर का बताओ, वाटर 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 H2O, पोलर और नॉन पोलर? पोलर भी आ गए, नॉन पोलर भी आ गए, पोलर भी आ गए, नॉन पोलर भी आ गए। ओके, कह रहे 8:30 हो चुके। अच्छा सॉरी 9:30, सॉरी 8 से 9:30 8 से 9:30। माय एलोपॉजी, आई एलोपॉजी गाइस, आई एलोपॉजी, प्लीज ऐसा मत करिए। पोलर, इट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कई लोग नॉन पोलर भी लिख रहे हैं, बेटा ये पोलर होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार तुमको पता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, अपना ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सारे के सारे ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, याद होगा आपको, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। फिर उसके बाद अपना ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, है ना, ये सब अपने कहीं ना कहीं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सो यस, ये पोलर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पोलर मतलब इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां वाले पे। अब आ जाओ एक बड़े इंपॉर्टेंट चीजों में, ऑक्टेट रूल से आपको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। देखो अभी अभी आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा, वो कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर था, वही ऑक्टेट रूल का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन 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 इंतु किंतु पिंतु परंतु सामने जो आती है दिल में धड़ वापस आ जाओ। इंतु किंतु पिंतु परंतु बेसिकली जो हम अभी पढ़ के आए वो सही स्ट्रक्चर है, लेकिन हम किसी रूल पे नहीं चल रहे थे। हमें ये स्ट्रक्चर पढ़ा दिए गए थे बचपन की क्लासेस में, बट हमें कई बार रूल नहीं बताए गए, कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैसे ये बॉन्ड बन रहा है, क्या बॉन्ड बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो इसको आप समझोगे लुईस स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगेन, ना कॉजल लुईस थ्योरी कंप्लीटली करेक्ट थी, ना ऑक्टेट रूल थ्योरी कंप्लीटली करेक्ट है, ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कंप्लीटली करेक्ट है, ना आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीटली करेक्ट है। मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिमिटेशन आती है, इनकरेक्ट नहीं है कोई भी इनमें से, बस लिमिटेशन आ जाती है हर एक में, ठीक है। तो लिमिटेशन आएगी भी हर एक में। चलो अभी तक की यार देखो जो क्लास में मैम ने पढ़ाया है ना, वो कुछ भी नया नहीं था। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है, अगर इन केस अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो बेटा अपने आप को 2-3 थप्पड़ खुद से मारो, ऐसे बोलो कि बेटा 10th में क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि रिवीजन में भी आपको वो चीज समझ में नहीं आई। तो खैर ठीक है, अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया था। यहां से स्टार्ट होता है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ये कहता है कि यार आप जो बॉन्ड बना रहे थे ना, कोवेलेंट बॉन्ड सही था, बट आपको कुछ यू कैन से रूल्स की जरूरत पड़ेगी, और वही रूल्स आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं, आप जिसे ऑक्टेट रूल स्ट्रक्चर भी कहते हो, ठीक है। अब ये अलग अलग पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि आपने बोला कि H2O बनाना है, तो आपने ऑक्सीजन को बीच में रख दिया, है ना। आपने बोला NH4 पॉजिटिव बनाना है या NH3 बनाना है, नाइट्रोजन को आप बीच में रख दे रहे हो। ये बीच में कौन सा एटम जाएगा? तो जो एटम बीच में जाता है, अब नोट करना, लिखते हुए चलना, जो एटम बीच में जाता है उसका नाम होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है उसका नाम? सेंट्रल एटम। वापस से मैम ने बोला सेंट्रल एटम जो होता है, यानी कि सेंटर में जो एटम जा रहा है, उसे कैसे चूज करोगे? मतलब आप कार्बन हाइड्रोजन मीथेन में है, पर आपने कार्बन को रख दिया बीच में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपने नाइट्रोजन, किसी को भी आप बीच में रख रहे हो, वो क्यों रख रहे हो? तो उसको चूज करने के आपके पास कुछ तरीके होते हैं। देखो जो सबसे सही तरीका हमेशा होगा वो ये लिखा है लास्ट वाला, कि जो कि कम नंबर में होगा। जैसे कि H2O में ऑक्सीजन 1 था, हाइड्रोजन 2, तो ऑक्सीजन को हमने सेंटर में रख दिया। NH3 में नाइट्रोजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, हमने नाइट्रोजन को बीच में रख दिया, है ना। आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा लो, ज्यादातर 90% कंडीशन में आप जो कि लेस इन नंबर है उसको सेंट्रल एटम मान लेते हो। ज्यादातर किसको हम मानते हैं सेंट्रल एटम? मैम जो कि लेस इन नंबर है। यस मैम। तो या तो ये हो सकता है, या तो विच इज जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो आपको यूज करना है वो ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद और भी पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैम आपने तो ऑक्सीजन रख दिया था, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो मैंने बोला कभी कभी, ये कुछ ही कंडीशन में होगा। तो या तो मैम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, यस मैम, या तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका हो, है ना। जैसे वाटर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा था, तो उसको सेंट्रल एटम रख दिया हमने, है ना। तो समटाइम्स ये वाला भी यूज हो सकता है कि जिसका ऑक्सीजन नंबर जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन का ज्यादा था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से, तो जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है या तो उसको सेंटर में रख दो, या फिर जो कि लेस इन नंबर। बेटा ये लेस इन नंबर वाला जरूर याद रखना, लेस इन नंबर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेस इन नंबर वाला, ठीक है मैम, हम समझ गए ये बात भी। तो लेस इन नंबर वाला मैक्सिमम नंबर, आपको सिचुएशन यही लेनी है कि जो कम नंबर में है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा,
ठीक है मैम। बाकी अदर एटम्स आप आउटर मतलब उसको आप बोलते हो कि वो कॉर्नर एटम्स हो गए। एक सेंट्रल एटम होगा जो आप बीच में रख रहे हो और एक कॉर्नर एटम होगा जो किनारे रखे होंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम चूज करना आ गया, बताओ सेंट्रल एटम क्लियर हुआ, कैसे करेंगे? सेंट्रल एटम क्लियर हुआ, आधे घंटे और चलेगी बेटा क्लास, 9:30 पे ही खत्म होगी। सेंट्रल एटम क्लियर हुआ, यस और नो? यस बेटा, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ, इसका स्ट्रक्चर बनाने को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हर एक स्कूल में पूछा ही जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो पहला क्या है कि मैम अगर हमें सेंट्रल एटम चूज करना है तो या तो वो एटम सबसे कम नंबर में होगा, पहला तो यही कंडीशन उठा लेना जो कि सही निकलेगा, है ना। मैम नहीं समझ में आया तो यार देख लेना कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम है उन दोनों में से, और वो भी नहीं पता तो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको, सॉरी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको रख दो। तो सेंट्रल एटम आप इस तरीके से रख दोगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम जो होता है ना बेटा, मतलब ऐसे हाईलाइट कर लो 4-5 बार, शुड हैव एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम शुड हैव एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैम ने ये नहीं लिखा सेंट्रल एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, लिखा ही नहीं है। एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेंट्रल एटम के पास, उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। मतलब कई ऐसे भी सेंट्रल एटम होते हैं जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तभी वो स्टेबल होते हैं। एक एग्जांपल है इसका सल्फर। सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को हो जाते हैं ना वो कहता है नहीं मुझे तो और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सेंट्रल एटम के पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कम तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। और उससे कई बार 8 से भी पेट नहीं भरता, उसको और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। कई तो ऐसे भी सेंट्रल एटम होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल नहीं होते, उन्हें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैम उससे कम है तो फिर वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो लिख लिया, सेंट्रल एटम के पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर कुछ ऐसे भी सेंट्रल एटम होते हैं जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे। चलो नो नेक्स्ट क्या है, अब जब आपने ये कहानी कर ली तो ये कहते हैं आपको एक स्केलेटन स्ट्रक्चर शो करना है, एक आपको रफ स्ट्रक्चर स्केलेटन स्ट्रक्चर शो करना है, और हर बार उसमें जितने भी एटम उसको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना। देखो समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो बहुत बेकार बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहे तो टेंशन लेना नहीं है क्योंकि मैम क्वेश्चन से भी समझाने ही जा रही है। पहले बस सुन के नोट करो इसको, ठीक है, या आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही समझ में आएगा उसके बाद। चलो तो हमने क्या किया मैम, पहले हमने सेंट्रल एटम चूज किया, फिर हमने कॉर्नर एटम चूज कर लिए। भाई सेंट्रल एटम को हटा के सारे एटम्स कॉर्नर एटम हो गए। यस मैम। अब सेंट्रल एटम को मैम पक्का इतना तो हम श्योर हो गए कि यार स्टेबल करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम देने हैं। कई ऐसे भी सेंट्रल एटम होते हैं जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबल होते हैं, अभी उनकी बात नहीं करेंगे, जब करेंगे तब उस पर आएंगे वापस, ठीक है। अब मैम जब हमने इतना काम कर लिया तो जो सेंट्रल एटम है और जो कॉर्नर एटम है उनके बीच में बॉन्ड बना देना है, रफ स्ट्रक्चर, रफ जबरदस्ती एक बॉन्ड बना दो। मैम अगर 3 बॉन्ड बनने पे स्टेबल हो रहा हो तो नहीं, तुमको ये नहीं सोचना है, जबरदस्ती सिंगल बॉन्ड केवल बना दो, ठीक है। तो आपने एक स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, मतलब मेरे को बोला गया कि नाइट्रोजन का रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैम उसमें तो 3 बॉन्ड होते हैं ना, रफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रफ स्ट्रक्चर में हमेशा सिंगल बॉन्ड देना है। वो रफ स्ट्रक्चर सही भी हो सकता है सिंगल ही बॉन्ड बन रहा हो 2 एटम्स के बीच में, वो गलत भी हो सकता है, पर हमें कुछ नहीं करना, हमें वो रफ स्ट्रक्चर बना देना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आपको क्या करना है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एक वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। आपने सेंट्रल एटम किसी को चुना है, आपने कॉर्नर एटम किसी को चुना है, जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में आप बनाने वाले हो, जोड़ने वाले हो, उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के देखो, तो आप एक वैल्यू निकाल लोगे क्यू की, जो अभी फॉर्मूला में आगे मैम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां से आपका क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, यस मैम। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट में क्या था, रफ स्ट्रक्चर बना दो, रफ स्ट्रक्चर बना दो। फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट भी था। थर्ड पॉइंट में मैम रफ स्ट्रक्चर बना दो। फोर्थ पॉइंट में मैम ने बोला जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ दो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो। चलो भाई फिफ्थ क्या है मैम, फिफ्थ कह रहा है एक पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा दो, जो मैम ने आपको बताया है ना, 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स लिंक्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड, है ना। और अगर डबल बॉन्ड है तो 2 पेयर लगा दोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आप 3 बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सो ऑन, ठीक है मैम। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड बना देंगे, हम समझ गए ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उसको आप क्या करोगे, लोन पेयर की तरह दिखाओगे। नहीं समझ में आया ना, अब तुम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए होगे, अब बोलोगे मैम बस अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से,
स्टार्टिंग के 3 पॉइंट सबको बहुत अच्छे समझ में आ गए। चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं? चौथा पॉइंट कह रहे हैं जैसे ही स्ट्रक्चर बनाना, अब उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो आउटर मोस्ट शेल वाले हो, कॉर्नर वाले हो, सॉरी, चाहे वो मैम सेंट्रल एटम वाले हो, उन सबके इलेक्ट्रॉन को बटोरो, जोड़ के लिख दो। जितने भी एटम्स हैं उस बॉन्ड में सबको जोड़ो, उनके इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। लिख दिया? यस मैम। अब क्या करेंगे मामा? नेक्स्ट लाइन कहती है जब आप ये काम कर लेना, फिर उसके बाद आप देखो कि यार वो जो आपने रफ स्ट्रक्चर बनाया था, क्या उससे दोनों एटम स्टेबल हो गए? क्या उससे दोनों एटम स्टेबल हो गए? अगर हो गए तो अच्छी बात है, सही है आपका स्ट्रक्चर। और अगर नहीं हुए आपके रफ स्ट्रक्चर में, तो आप क्या करोगे? आप उनमें बॉन्डिंग कराना शुरू करोगे। यानी कि 1 बॉन्ड करा सकते हो, 2 बॉन्ड लग सकते हैं, 3 बॉन्ड लग सकते हैं, उतने बॉन्ड्स लगा दो जितनी जरूरत है। ये भी हो गया। उसकी नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बच जाए उनको आप लोन पेयर की तरह दिखा दो। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है आपके पास द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, है ना, शुड बी कंप्लीट। भाई चाहे आप सेंट्रल एटम देखो, चाहे आप कॉर्नर एटम देखो, सबको 8 इलेक्ट्रॉन दे देना ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया वो सुने, और जिसे सब समझ में आ गया वो सुने, और जिसे थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया वो सुने, क्योंकि हम इस चीज को पहले फॉर्मूला और फिर स्ट्रक्चर से समझेंगे। चलो फॉर्मूला नोट, अभी बस नोट करो, बस तुम लिखो इस चीज को। तुमको एक एक स्ट्रक्चर बनवा के मैम दिखा देंगे, आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी गलत स्ट्रक्चर नहीं बना के आओगे। बस नोट करो पहले, नोट में कमी नहीं रखना तुम अपने। देखो आप नोट्स में कमी मत रखो, मैम पढ़ाने में कमी नहीं रखेंगी। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, ठीक है? बस सुनो, लिखो। पहला फॉर्मूला, एक साथ मैम ने एक ही स्लाइड में सारे फॉर्मूला लिखे, कुछ 4 जगह याद नहीं रखने हैं। अगर आपको स्लाइड में कुछ समझ नहीं आया था पहले वाले पॉइंट में, तो भाई सीधा फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर दो। पहला फॉर्मूला, सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकालते हो। जो आप बोल रहे थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके ऐड कर दो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सबको ऐड कर दो, वो होता है आपका क्यू। क्यू मतलब ओवरऑल चार्ज, क्यू का मतलब होता है ओवरऑल चार्ज। तो पहले आप टोटल चार्ज निकालते हो किसी भी पूरे मॉलिक्यूल में जिसकी बॉन्डिंग कराने जा रहे हो, ठीक है? तो जितने भी उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसको जोड़ दो। अब सुनना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मैम जोड़ दिए। अब हो सकता है कि उसमें कोई चार्ज लगाओ, हो सकता है जैसे मैंने बोल दिया H2O। चलो मैंने बोला H2O के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो मैम हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में, मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया ना, 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन मैम 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओवरऑल कितना इसका आंसर आएगा मैम? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके क्यू की वैल्यू आ रही है 18। कोई बोले H2O में क्यू क्या है, तो बोलोगे मैम 18 है क्यू। सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए हमने, है ना? अच्छा सॉरी, एक सेकंड, सॉरी, ऑक्सीजन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके क्यू की वैल्यू आती है 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? मैं आपसे बोलूं NH3 के बताइए, अमोनिया। चलो मैंने बोला इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, मतलब क्यू की वैल्यू बताओ, सिंपल। तुमने बोला मैम क्यू होता है हर एक के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होते हैं और 3 बार हाइड्रोजन है। ओवरऑल इसका आंसर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? किसी का कुछ भी आ सकता है, तो ये आपके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स है। अब सुनना, अगर मैंने बोला बेटा NH4 पॉजिटिव में बताइए ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्यू की वैल्यू। अब क्यू निकालने का फॉर्मूला तो समझ गए, है ना, कि मैम नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है, 4 बार हाइड्रोजन है तो 4। तो ओवरऑल मैम आंसर आएगा 9, बट इसका आंसर आता है बेटा 10। 10 कैसे आएगा? तो सुनना ध्यान से। जनरल जैसे क्यों निकालते हैं आप समझ गए, लेकिन अगर कभी किसी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी स्ट्रक्चर में ऊपर कोई चार्ज लग गया, तो उसका एक रूट, सॉरी, इसका आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 8। देखने में लग रहा है 9 आएगा, बट 9 ना होके 8 आएगा। बट वो आया कैसे होगा मैम? अब सुनना, अगर पूरे स्ट्रक्चर में कोई चार्ज लगा है तो वो क्या कहता है कि क्यू की वैल्यू में क्या करो, अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो उसको माइनस कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो उसको माइनस कर दो, और अगर नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो उसको प्लस कर दो। दैट्स इट। हमें पॉजिटिव चार्ज दिखा, हमने ओवरऑल वैल्यू में से माइनस कर दिया। हमें नेगेटिव चार्ज दिखता, हम ओवरऑल में प्लस कर देते। चलो करके दिखाओ, आप मुझे करके बताएंगे। अब मैंने आपसे बोला SO4 बताइए इन द चैट बॉक्स, इसके क्यू की वैल्यू बताइए जल्दी से, इन द चैट बॉक्स जल्दी से बता दो क्यू की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर SO4 सोचो और आंसर दो। 8 ओके, +1 ओके, और बताओ ओके, 8 आ गया सबका आंसर, पक्का वाला 8 आ रहा है।
चलो लेट्स चेक। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? सल्फर होता है अपना एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है 16, है ना, पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 8, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगेन 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। यस मैम, सल्फर हो गया। सल्फर होता है, अच्छा सॉरी सही तो है, सल्फर 16 सही तो है ना। तो ये हो गया हमारे पास। तो सल्फर क्या होता है मैम? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आउटर मोस्ट शेल में अगेन 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है कितनी बार? 4 बार है, 4 बार है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 18, 6 4 जा 24, है ना, प्लस 6। तो ये ओवरऑल कितना आ गया? 30। पर 30 आंसर आ रहा है क्या? 32 लिख रहे हैं बहुत सारे लोग। 32 इज द राइट आंसर। कैसे? क्योंकि मैम अगर आप ओवरऑल चार्ज लिख रहे हो तो ये तो सही लिखा है आपने, यहाँ तक तो आपने सही लिखा है कि ये 24 होगा, यहाँ पे 6 होगा, लेकिन ऊपर -2 भी तो लगा मैम। और इस -2 का मतलब है कि जितना माइनस चार्ज उतना प्लस कर देते हैं, और जितना प्लस चार्ज उतना माइनस कर देते हैं। तो माइनस चार्ज को प्लस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो जिसका 32 आया है वो करेक्ट है। कई लोगों ने 30 भी लिखा था, कई लोगों ने 28 भी लिखा था, दोनों गलत हो। 30 वाले इसलिए गलत हो क्योंकि आप ऊपर चार्ज नहीं देख रहे हो, और 28 वाले भी इसीलिए गलत हो क्योंकि आपको लग रहा है जो माइनस है वो माइनस कर दो। नहीं, ऑपोजिट होता है, माइनस चार्ज को प्लस करते हो, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हो। तो 28 वाले भी सारे गलत थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से चार्ज निकालते हो भाई। अगर पॉजिटिव चार्ज है मैम तो माइनस कर देंगे हम, है ना, -1 कर देंगे जितना भी है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना भी नेगेटिव उतना प्लस कर देंगे। तो ये क्यू की वैल्यू निकालना होता है। ओवरऑल चार्ज कहते हो आप इसको। क्या कहते हो इसको? ओवरऑल चार्ज कहते हो इसको। वेरी गुड। चलो भाई सेकंड फॉर्मूले में आ जाओ। सेकंड फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे ही आप हर बार ये 3-4 फॉर्मूले आपको लगाने होंगे। सेकंड फॉर्मूला कहता है जैसे ही आप ये लगा देना, आप निकाल लेना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया था, याद है? सिंगल बॉन्ड लगा दिया था सबसे। उस रफ स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बने? अब जितने बॉन्ड बने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपने एक बॉन्ड बनाया था, दो एटम थे, केवल एक बॉन्ड था, तो आपने बोल दिया बॉन्ड क्या कहते हैं, पेयर कैसे आएगा? 2 × 2 4 आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि जैसे अमोनिया है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 सिंगल बॉन्ड आपने लगाए होंगे, तो बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। चलो मुझे आप बताना कि आपने वाटर में बता दो, वाटर में कितने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लगाए होंगे? सोचो, वाटर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आंसर कैसे आएगा? क्या आएगा? चलो आप आंसर देना, तब तक मैं समझाती हूँ। रफ स्ट्रक्चर से निकालते हो आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। रफ स्ट्रक्चर तो यही होगा भाई, पहले तो एक ही एक बॉन्ड बनाओगे, तो मैम टोटल 2 बॉन्ड आपने बना दिए, मतलब यहाँ पे 2। और बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? 2 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2 यानी कि 4। तो जिसका 4 आंसर आ रहा है वो सही है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकलता है मैम? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। रफ स्ट्रक्चर में आपने जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वापस से रफ स्ट्रक्चर में जितने भी बॉन्ड बनाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है मैम। लास्ट में बेटा आप निकालते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एट द एंड आप निकालते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है मैम? जो भी आपने ऊपर क्यू की वैल्यू निकाली है उसमें से माइनस कर देना, जो भी आपने 2 स्टेप किए थे, दोनों स्टेप की वैल्यू को माइनस कर दो। क्यू में से माइनस कर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू में से माइनस कर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, आ गया। अब कहानी बहुत ध्यान से सुनना, तीनों फॉर्मूला समझ में आ गए। पहले क्यू निकाल, हर एक स्ट्रक्चर में पहले आप चार्ज निकालते हो। चार्ज कैसे निकलता है? जितने भी एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लो टोटल कितने हैं, ठीक है, जोड़ दो उनको आपस में। अब अगर कहीं पॉजिटिव लगा है ऊपर तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव लगा है तो प्लस कर देना उतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मैम। क्यू निकाल लिया हमने। फिर रफ स्ट्रक्चर के टाइम पे कुछ बॉन्ड बनाया होगा, उस बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, जितने भी बॉन्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैम वो आ जाएगा बॉन्ड पेयर। कह रहे मैम दीदी बंद कर दो अब बस। बेटा दीदी तो बंद कर देगी, बट जो तुम अपनी लाइफ को बंद कर रहे हो, है ना, जो तुम अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं, है ना, ये जो अपने अच्छाई है उसको जो बंद कर रहे हो उसको भी बंद कर लो भैया, है ना भैया। दीदी तो बंद कर देगी, लेकिन ये दीदी आपको कोई डांस नहीं दिखा रही है, दीदी आपको पढ़ाई करवा रही हैं। तो मतलब डिफरेंस होता है ना। ये इंस्टाग्राम वाली बातें, इंस्टाग्राम वाले कमेंट्स इंस्टाग्राम तक ही रखा करो, ये क्लास में मत लाया करो। वो मस्ती मजाक वाले ही बस क्लास में लाया करो, सीरियस वाले ले आओगे तो फिर टीचर भी सीरियस वाली बन जाएगी, बुरा लग जाएगा फिर तुमको, है ना भैया। तो आपको दीदी डांस नहीं दिखा रही हैं, आपको दीदी पढ़ाई करवा रही हैं। तो दीदी बस नहीं कर सकती, दीदी तभी बस करेंगे जब दीदी का मन होगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ध्यान सुनो मेरी बात को। तो आपने ये भी निकाल लिया, आपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, 2 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कर दिया, ठीक है। यस मैम। अब आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो। व्हाट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्यू में से माइनस कर देते हो आप टोटल नंबर ऑफ जो भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आया। तो पहले और दूसरी वैल्यू जो भी निकाली उसको माइनस कर दो। चलो
अब वापस से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, पता है। आपने लोन पेयर निकाल लिया, लोन पेयर निकालो। अब लोन पेयर दो तरीके से काम आता है, लोन पेयर दो तरीके से काम आएगा। या तो लोन पेयर की तरह काम आ जाएंगे एज अ लोन पेयर, और या तो यही लोन पेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम आएंगे। ये क्या कहते हैं, अब देखो ये सुनने में ना बहुत बड़ी थियरी लग रही है, इतना करना है, बाप रे हम कैसे करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो 1% भी, क्योंकि मैम ये स्ट्रक्चर से करके दिखाएंगी। बार बार मैम ये बात बोल रही है, मैम ये चीज स्ट्रक्चर से करके दिखाएंगी, तो ध्यान से सुनना। चलो, तो जब आपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना, अब वो दो तरीके से इस्तेमाल होंगे। या तो उनको लोन पेयर बना दो, है ना, और या तो उनसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। मैम ये समझ में नहीं आया हमको। देखो, अगर आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है, भाई आपने जो रफ स्ट्रक्चर बनाया था उससे आपने इलेक्ट्रॉन गिन लिया और दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप बोलोगे कि भाई एज इट इज छोड़ दो, जो भी इलेक्ट्रॉन बचे उसको लोन पेयर की तरह लगा दो कॉर्नर एटम्स में लगाना पहले, ठीक है। अच्छा, या फिर क्या होगा बेटा कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, कोई एक स्टेबल होगा ही नहीं उसमें से, तो आप उस लोन पेयर को इरेज करोगे। पहले तो लोन पेयर लगा दिए थे, पर फिर आप उसको हटा के, क्योंकि रफ स्ट्रक्चर था, फिर आप उसको हटा के आप उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओगे। तो या तो उससे बॉन्ड बनाना शुरू कर दोगे, तो एक लोन पेयर उठाओगे एक बॉन्ड बनाओगे, एक लोन पेयर उठाओगे एक बॉन्ड बनाओगे, एक लोन पेयर उठाओगे एक बॉन्ड बनाओगे, है ना। इससे क्या याद आया, कहाँ दर्द हो रहा है आपके, नहीं हो रहा है आपके दर्द, मेरे दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है आपके दर्द, आपके दर्द नहीं हो रहा है, नहीं मेरे दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग वॉमिटिंग ऑल्सो, कोई फीलिंग वेटिंग नहीं, कोई फीलिंग वेटिंग नहीं, कोई दर्द नहीं है। तो बस ऐसे ही बेटा, ऐसे लोन पेयर को उठाओ और बॉन्ड बना दो, ठीक है, ऐसे लोन पेयर को उठाओ और बॉन्ड बना लो। तो याद रखना भाई, अब जिसको समझ नहीं आया अगेन स्ट्रक्चर समझना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या तो आपका यूज होगा लोन पेयर की तरह, या तो यूज होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरह। चलो भाई, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे मुझे फॉर्मल चार्ज भी पढ़ाना था, पर हम फॉर्मल चार्ज नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर बनाना सीखो। अब आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, बनाए, बोलो भाई स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करें। अब ट्राई करना अपने आप से, कॉपी पेन लेके भाई बैठ जाना और थोड़ा पेंसिल से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्योंकि इरेज भी करना पड़ जाएगा बाद में, हो सकता है। चलो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, अब मैम हमें बताएं, मैम ये बन गया जो आप बता रहे थे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब वो बोल रहा है भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो इस बार हम 10th वाली बचपन वाला स्ट्रक्चर बना के नहीं आ सकते, वो गलत हो जाएगा। अब हमको पूरे स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे। खैर, अगेन कुछ स्ट्रक्चर 10th वाले ही तरह ही होगा, बट स्टिल आपको विद रूल्स जानना होगा, क्योंकि रूल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर से सीखोगे ना तो बड़े स्ट्रक्चर का बना लोगे, है ना। जनरली ऑक्सीजन का आपसे स्कूल में नहीं पूछेगा, पता है, क्योंकि उसको पता है कि तुमको ये 10th वाला स्ट्रक्चर पता है, लेकिन फिर भी आप इससे सीखो बनाना पहले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो सीखते हैं, चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैम ने क्या बोला, सबसे पहले यार देखो कोई सेंट्रल एटम, तो चलो दोनों तो सेम ही है, कोई सेंट्रल एटम है नहीं उसमें, है ना, दोनों तो सेम ही एटम्स है, ठीक है मैम, दोनों सेम एटम्स है, ठीक है। पहले आपने 2 एटम्स बना दिए, यस मैम। अब सेकंड काम आपका क्या होता है, सेकंड काम क्या होता था मैम, स्टेबल करना होता है। थर्ड काम क्या कहता था, थर्ड कहता था कि मैम इसके क्यू की वैल्यू निकाल लो। चलो क्यू निकालो जल्दी से, क्यू इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है। तो चलो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैम, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और प्लस दूसरे में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोलो क्लियर, क्यू की वैल्यू सबने निकाल ली खुद से, 12 आ गई क्यू की वैल्यू। तुरंत आपको पता है कि आप रफ स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें एक बॉन्ड बना लोगे, इनके बीच में एक बॉन्ड दिखा दोगे तुरंत, है ना, ये आपका रफ स्ट्रक्चर हो गया, स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो मैम अब आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे लिख देती हूँ, 2 इंटू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कौन से मैम, जो रफ स्ट्रक्चर में बनाए, पहले रफ स्ट्रक्चर में तो एक ही बॉन्ड दिखाना है हर एक बार, तो बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही बॉन्ड बनाया स्टार्टिंग में हमने, ठीक है मैम। अब बेटा लास्ट में आप निकालते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे आता था मैम, जो क्यू निकाला है उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, है ना। तो क्यू कितना निकाला है, 12 माइनस 2, 10 इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो। चलो कॉर्नर वाले एटम से स्टार्ट करते हो, अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन फिल। बोलो आया कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है। अब कहानी देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के काम आएगा, जैसे आपने बना दिया लोन पेयर, और या तो वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम आएगा। ये पता कैसे चलेगा, देखो कि दोनों स्टेबल हुए या नहीं, क्या ये स्ट्रक्चर सही है, सोचो
क्या ये स्ट्रक्चर सही है? चेक करिए। 2, चलो यहाँ पे चेक कर लो पहले। 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मैम स्टेबल हो गया, ये वाला ऑक्सीजन। इसको देखो 2 3 4 5 6, दिस वन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। और कभी भी अनस्टेबल आ जाता है तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की तरह होंगे शेयर, साथ ही साथ वो बॉन्ड बनाने के काम आएंगे। अब ये बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, मतलब अब आपको क्या करना है बेटा, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका एक लोन पेयर उठाना है, कोई भी एक लोन पेयर उठाओ और उसको बॉन्ड बना दो। यही तो बोला था कि लोन पेयर या तो लोन पेयर के काम आएंगे या तो चेक कर लेना वो बॉन्ड बनाने के काम आ सकते हैं। तो इसको हटा दिया यहां से मैंने और इससे एक बॉन्ड बना दिया, ये बन गया एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा इसको सही से कर लेना है ना, यहाँ पे 2 ऊपर लगाए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी 2 ऊपर ही लगा दो भाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इनके बीच में होता है डबल बॉन्ड। बोलो कैसे कैसे क्लियर है? अब स्टेबल है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ मैम ये स्टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल है। क्लियर? यस और नो? बताओ, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएं। आ गया? आ गया? आ गया? चलो नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। चलो भाई ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में, सब लोग ट्राई करने की कोशिश करो। क्या बनाना है मैम इस बार? इस बार आपको बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड CO का स्ट्रक्चर, CO का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। CO का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। रुको भाई मैं अपनी टेबल में से सब हटा लूं वरना सब गिर रहा है मेरे टेबल से। हाँ चलो भाई स्टार्ट करो CO का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं मैम। एक कार्बन होगा मैम, एक ऑक्सीजन होगा, है ना। सेंट्रल एटम तो चूज करना ही नहीं है, 2 ही तो एटम है, ठीक है भाई। 2 से ज्यादा होंगे तभी तो सेंट्रल कोई बीच में आएगा, वरना तो दोनों बगल बगल में ही रहेंगे, ठीक है मैम। अब एक बॉन्ड बना दो, पहले कहानी खत्म। यस मैम, Q की वैल्यू निकालिए मैम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन होता है 2,4 या 1s2 2s2 कुछ भी करके देख लो, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना हो गया ओवरऑल? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस मैम। फिर सेकंड नंबर पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। कैसे निकलेगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन? मैम एक ही बॉन्ड बनाया है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ओवरऑल मैम 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है 2। अब लोन पेयर निकालो जो सबसे मेन कहानी है। लोन पेयर कैसे आएगा मैम? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना आया? 10, बॉन्ड पेयर 2, 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। चलो भाई स्टार्ट करो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया फिल। चलो अब ये जो मैम आपने इलेक्ट्रॉन्स गिने हैं, या तो ये लोन पेयर के काम आएंगे जो आपने बना दिए, या तो मैम देख लीजिए एक बार स्टेबल है या नहीं। अगर ये स्टेबल नहीं है क्योंकि, तो यहां पे मैम ये आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में यूज कर सकते हो। चलो चेक करते हैं। 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यस मैम ऑक्सीजन स्टेबल है, ऑक्सीजन स्टेबल है। चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन कार्बन चेक करिए 1 2 3 4 अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो क्या करें मैम? लोन पेयर जो था ना, ये जो आप लोन पेयर ड्रॉ कर रहे हो ना, इसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। आपने बोला मैम लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो क्योंकि स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो मैंने इसको उठाया, इधर बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है मैम। काउंट करिए 1 2 3 4, ये तो स्टेबल था ही, अच्छा इसको हटा दो। यहां काउंट करिए 2 3 4 5 6, स्टेबल हुआ? अभी भी नहीं, अभी भी स्टेबल नहीं है। डबल बॉन्ड बना के देख लिया मैम, ट्रिपल बॉन्ड बना के देखो। तो क्या करेंगे? लोन पेयर उठाओ और लोन पेयर को बॉन्ड की तरह इस्तेमाल करो। लोन पेयर को मैम क्या बोल रही है? बॉन्ड की तरह यूज करिए। तो ये बन गया इसका तीसरा बॉन्ड। फिर से मैंने इसको हटा दिया। चलो नाउ लेट्स काउंट किए सही है या नहीं। ये तो स्टेबल था ही। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस मैम कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब कार्बन भी स्टेबल हो गया, तो ये बन गया इनके बीच का स्ट्रक्चर। बोलो आया कि नहीं? बोलो भाई आया कि नहीं? वैसे भी बना सकते थे, कार्बन है 1 2 3 ऑक्सीजन 1 2 3 कार्बन ऑक्सीजन, है ना, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दो। ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी चलता, ठीक है आपकी मर्जी है। बोलो किसे किसे क्लियर हुआ? बताओ किसको किसको समझ में आने लगा? इन द चैट बॉक्स, इन द
चैट बॉक्स, जल्दी से बता दो किसको किसको क्लियर होने लगा अच्छे से। देखो आज यार आप लुईस स्ट्रक्चर समझ लो, दो अभी क्या 1-2 स्ट्रक्चर और समझ लो, बस एक स्ट्रक्चर और, बस ये 2 स्ट्रक्चर और, या एक, चलो एक स्ट्रक्चर और कर लेना ताकि थोड़ा समझ में आए, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल जब मैं आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊं तो आपको फिर दिक्कत आ जाए, तो कल के लिए नहीं छोड़ना ये चीज, ठीक है। परफेक्टली क्लियर हो गया, बस एक स्ट्रक्चर और कर ले, एक स्ट्रक्चर जल्दी से, चलो करते हैं। NO2- का बनाना है, चलो जल्दी से, मुझे चैट बॉक्स में Q की वैल्यू चाहिए। अच्छा लेकिन एक मिनट, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। मतलब कि मैम एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी कॉर्नर एटम होंगे। सेंट्रल एटम किसको मानोगे? जो कम नंबर में, पहले तो वैसे ही देख के निकाल सकते हो आप, है ना, कम नंबर देख लो, या एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है वो भी देख लो, एक ही बात है। तो भाई नाइट्रोजन को चूज कर लिया होगा, बचे हुए एटम उसके कॉर्नर एटम हो गए, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और रफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बेटा आप चाहो तो स्टेप वाइज लिखते लिखते करना, वरना आप समझ तो पहले लो ही। देखो स्टेप्स तो आप खुद से बना के लिख देना, मैं आपको कुछ रटवाऊंगी नहीं कि नाउ वी हैव टू टेक 1 मोर इलेक्ट्रॉन, नाउ वी हैव टू मेक 1 मोर बॉन्ड, ऐसे कोई बच्चे नहीं हो आप, छोटे बच्चे अब आप हो नहीं। आपको स्टेप्स मैंने पढ़ा दिए, आपको माइंड में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट को करके आओ, बना दो यार स्टेप उठा के। लिखो we have to make a skeleton structure, we have to find the value of Q, we have to find the value of bond pair electron, we have to find the value of valence shell electron। कोई आप बच्चे नहीं हो, इन द सेंस मैम जैसा पढ़ा रही है ना वो बेस्ट वे होगा आपको पढ़ने के लिए। अब मैं एक एक स्टेप लिख के ले आऊं, रीड कर दूं, तुम्हें नहीं आएगा समझ में। मैंने बहुत अच्छे टीचर्स को भी देखा है वो करते हुए, उनके स्टूडेंट्स को आ भी रहा होता है, हो सकता है आपको भी आए वैसे, बट उसकी नीड नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है और रटने की कोशिश कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है आपके पढ़ने का, और मेरा भी कोई फायदा नहीं है। एज अ टीचर मैं खुद ही फेल कर गई वहां पे, तो जहां पे जरूरत है मैं इसलिए समझा रही हूं। मुझे पता है कई लोग कहते हैं जल्दी कर दो, ये कर लो, वो कर लो, स्टेप लिख दो, रीड कर लो, नहीं होता बेटा, वो जो जरूरत है वो कर लो चुपचाप यहाँ पे आके, ठीक है। चलो 18 आगे, चलो चेक करती हूँ मैं। पहले तो स्केलेटन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बना दो ऐसे, ठीक है। चलो अब हर एक की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालते हैं पहले। 18 आए सबसे ज्यादा आंसर, है ना, मैक्सिमम 18 आए ना। चलो क्यू निकालते हैं। मैम क्यू कैसे निकलेगा? पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, प्लस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बार ऑक्सीजन है ना, तो कितना आ गया? 12 + 5 कितना हो गया? 12 + 5, तो ये कितना आ गया मैम? 12 + 5 = 17। अब जिसका 17 आया वो गलत है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है तो वो गलत है, और बहुत सारे लोगों का नहीं भी आया, विच इज वेरी गुड, बट अभी भी आप देख रहे हो 17 आ रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो 17 नहीं आंसर, क्यों मैम? क्योंकि ऊपर -1 लगा है, और मैम ने बोलता जब माइनस लग जाए तो प्लस लगा दो, ठीक है, तो +1, तो ओवरऑल इसका आंसर 18 आ रहा होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ओवरऑल इसका आंसर 18 आ रहा होगा। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस लगा था तो उसे प्लस कर देना। अब नेक्स्ट निकालते हो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकलता है मैम? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 × 2 बॉन्ड बनाए इस बार आपने, है ना, 2 बॉन्ड बनाए आपने इस बार, 4 बॉन्ड्स हो गए भाई, 1 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, तो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कर दिया। अब लास्ट में निकालते हो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, जिससे पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। Q - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, Q कितना आया मैम? 18 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, कितना आ गया? 18 - 4 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि मैम इन 14 इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनाना स्टार्ट करो, सॉरी लोन पेयर बनाना स्टार्ट करो, है ना, लोन पेयर देना स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले आप कॉर्नर एटम को देते हो इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम को देते हो। चलो भाई, अब मैम यहां पे हो सकता है आपका स्ट्रक्चर सही हो सकता है गलत है, चेक कर लो आप। देखो 1 2, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाना मत भूलना, ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, ये जो बॉन्ड है इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। चलो चेक कर लो, 2 3 4 5 6 7 8, मैम ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, मैम ये भी स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन को चेक करिए, 2 3 4 5 6, अरे 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 अरे, नाइट्रोजन तो स्टेबल ही नहीं है, नाइट्रोजन तो स्टेबल ही नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो भाई सेंट्रल एटम के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन भी कई बार स्टेबल नहीं होते, और तुम बोल रहे हो कि 6 इलेक्ट्रॉन दे दियो, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, तो हमको ये हटाना पड़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं मैम, इसको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप इसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरह भी यूज कर सकते हो, डबल या ट्रिपल जो भी नीड है। तो मैंने बोला यार इस नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से हटाया और वो बॉन्ड इससे बना दिया, ठीक है। यस मैम। अब एक बात और सुनो,
ऊपर लगा था -1, ऊपर लगा था -1। अब इनमें से किसी एक ऑक्सीजन को हम देंगे -1 का चार्ज, इनमें से किसी एक एटम को हम देंगे -1 का चार्ज, ठीक है। तो आपने पहले ये बताओ समझ में आया, 2 3 4 5 6 7 8। अभी नाइट्रोजन स्टेबल है, किसको किसको ये चीज समझ में आ गई, बताओ किसको किसको ये वाली बात समझ में आ गई कि नाइट्रोजन स्टेबल है, बाकी सब स्टेबल है। मैम ये स्ट्रक्चर सही है, समझ में आ गया सबको? अच्छे से समझ में आया नहीं, ये बताओ पहले इन द चैट बॉक्स, पहले आप जल्दी से बताइए ये समझ में आया या नहीं। ओवरऑल पे बेटा माइनस चार्ज था, अभी मैं बताऊंगी, वैसे अभी तो मैंने माइनस लगा दिया, बट इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे कल की क्लास में। फिलहाल ये आपका माइनस चार्ज है, बोलो आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? क्या हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया अब हमेशा के लिए? अभी तो बहुत सारे एक्सेप्शंस और बहुत सी चीजें वो समझेंगे, बट क्या हमें जनरल लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया या नहीं? आ गया, पक्का वाला आ गया, अच्छे से समझा सबने? भाई 3 स्टेप में कर लेना है मैम पूरा काम, चौथा स्टेप तब आएगा जब अभी एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी, फिलहाल अभी नहीं कल बताऊंगी। अच्छा ये बेटा ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, अच्छा एक और चीज आप इस ऑक्सीजन से भी हटा सकते थे इलेक्ट्रॉन, भाई दोनों तो ऑक्सीजन ही है, दोनों तो एक ही एटम है, तो आप और करके मैं लिख दे रही हूं, यू कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, कि यहां पे एक बॉन्ड बना दिया और यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, चल सकता है ना पूरे पे नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ही है, तो किसी भी ऑक्सीजन को दिखा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये नेगेटिव चार्ज किसको दे मैम, किसको मिलेगा? नेगेटिव चार्ज किसको मिलेगा? इस वाले ऑक्सीजन को, या इस वाले ऑक्सीजन को, और या इस वाले नाइट्रोजन को? ये निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक होमवर्क ले लेना, पहले आप ये चीज नोट कर लो, यहीं पे कहानी आज हम खत्म करके जा रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, याद रखना यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई। ये जो मैम ने ओवरऑल पे नेगेटिव चार्ज लगाया, लगा सकते हो, बट ये एक्चुअल में किस एटम के पास है? इस ऑक्सीजन के पास, या इस नाइट्रोजन के पास, या इस ऑक्सीजन के पास? और ये हम नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे। तो किसको मिलेगा ये नेगेटिव चार्ज, देखिए अगले एपिसोड में, समझ रहे हो? आखिर कौन ले जाएगा इस नेगेटिव चार्ज को, देखिए अगले एपिसोड में, नेक्स्ट टॉपर क्लास 11 साइंस चैनल पे ही, ठीक है। तो किसको मिलेगा ये नेगेटिव चार्ज, ये आपको बताना है। लेकिन उसके अलावा आपका एक होमवर्क है, इसको होमवर्क लेके जाइए, होमवर्क भाई होमवर्क, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाइएगा इसका। एक तो NH4 पॉजिटिव लिख लो जल्दी से, और एक होमवर्क लिखिए, NO3-1 हटाओ, एक लिखिए SO3-2, ठीक है। NH4 पॉजिटिव भी दिया है, ठीक है। ये आपके 2 होमवर्क है, होमवर्क लिख के लाइए, होमवर्क करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। परफेक्टली क्लियर हो गई आज की चीजें, वेरी गुड।